हीरो एकेडमिया ब्रह्मांड में एक चमकदार बच्चे के जन्म के बाद नायक आम लोगों के बीच दिखाई देने लगे। अधिक समय तक लगभग 80% आबादी में एक असामान्य क्षमता होने लगी जिसे क्वर्क कहा जाता है। बच्चों में यह 4 साल की उम्र में खुद को प्रकट करता है। लेकिन हमारे नायक एजुको मिडोरिया या डेकू एक साधारण लड़के के साथ पैदा हुए थे जिसमें कोई क्षमता नहीं थी। यही वजह है कि वह लगातार किंडरगार्टन और स्कूल में तंग आ चुका था। लेकिन वह नायकों से बहुत प्यार करता था और लगातार अपनी मां को सर्वशक्तिमान नायक नंबर 1 के बारे में एक वीडियो खेलने के लिए कहा। एक विचित्र के मालिक अपनी शक्तियों का उपयोग आबादी को खलनायक या प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए करते हैं। जो लोग एक पेशे के रूप में वीरता का चयन करते हैं उन्हें पेशेवर नायक कहा जाता है। नायक समाज में लोकप्रियता, प्रभावशीलता और योगदान के आधार पर नायकों की एक पूरी रैंकिंग है। लेकिन एक पेशेवर नायक बनने के लिए आपको हीरो अकादमी में जाने की जरूरत है। यूई अकादमी को सबसे प्रतिष्ठित माना जाता है और मुख्य चरित्र मिडोरिया और उनके सहपाठी बाकुगो ने इसमें शामिल होने का सपना देखा है। लेकिन कुगो या कप्तान एक बहुत शक्तिशाली विचित्र है। उसकी हथेलियों पर पसीना नाइट्रोग्लिसरीन की तरह है और वह विस्फोट बनाने के लिए इसका उपयोग कर सकता है। देखू ने हमेशा बाकू के दृढ़ संकल्प और विचित्रता की प्रशंसा की है, लेकिन इस तथ्य के कारण कि काचिन के पास कुछ प्रकार के परिसर हैं, वह लगातार मिडोरिया पर अपनी सारी आक्रामकता डालता है और उसे हर संभव तरीके से अपमानित करता है। देखू कायरता से और पूरी तरह से अभद्र है, लेकिन बाकुगो से अपमान का एक दिन वह आखिरकार इसे मिला और वह उस पर हमला करने के लिए घूम गया, लेकिन अचानक उसका मन बदल गया। मिडोरिया पर एक राक्षस द्वारा हमला किया गया था। राक्षस ने लगभग मिडोरिया को चेतना खो दी, लेकिन सभी उसकी सहायता के लिए आ सकते हैं, जो एक झटका के साथ राक्षस को नष्ट कर देता है और इसे पुलिस के पास ले जाने के लिए एक बोतल में डालता है। अपनी मूर्ति को देखकर डेकू कुछ सवाल पूछने वाला था, लेकिन सब कुछ जल्दी में था और उससे दूर उड़ गया। हालांकि मिडोरिया अपने पैर पर पकड़ा गया, जिससे सभी छत पर कहीं रुक सकते थे। डेकू ने तब पूछा कि क्या वह बिना विचित्र के एक पेशेवर नायक बन सकता है, लेकिन उसके पास जवाब सुनने का समय नहीं था क्योंकि सभी भाप से बाहर चले गए और एक कमजोर लड़के में बदल गए। यह पता चला है कि 5 साल पहले वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसके कारण उसका पेट और उसके आधे फेफड़े को हटा दिया गया था। लगातार संचालन ने उसे समाप्त कर दिया और अब वह अपने वीर रूप में केवल 3 घंटे में बदल सकता है। लेकिन एक ही समय में किसी को भी उसके रहस्य के बारे में नहीं पता होना चाहिए, क्योंकि दुनिया का सर्वशक्तिमान प्रतीक है जिसके लिए सभी नायक समान हैं। जब वे उस छत पर उड़ रहे थे तो सभी राक्षस की बोतल को गिरा सकते थे, जिससे वह बच गया और बाकुगो के बंधकों को ले जाया जा सकता था। अपने लिए अपने क्वर्क ले रहा था। राक्षस काचिन को मोड़ने वाला था, लेकिन उसने अपनी सभी ताकत के साथ विरोध किया। हालांकि पेशेवर नायक अभी भी उसकी मदद नहीं कर सकते थे क्योंकि वे बाकुगो के नष्ट होने की संभावना के कारण राक्षस पर हमला करने से डरते थे। कोई भी छात्र को बचाने नहीं जा रहा था, यहाँ तक कि सर्वशक्तिमान भी खड़ा था और इसे पक्ष से देखा, और केवल मिटारिया ने अपने शक्तिशाली ब्रीफकेस के साथ राक्षस पर हमला करने का साहस किया, जिसमें अविश्वसनीय रूप से खतरनाक नोटबुक और पेंसिल शामिल थे। लेकिन अज्ञात कारणों से इसने राक्षस को नष्ट नहीं किया। देखो के दृढ़ संकल्प को देखकर सभी अपनी ताकत के अंतिम के साथ अपने वीर रूप में बदल सकते हैं और राक्षस को नष्ट कर सकते हैं। घर के रास्ते में सभी डेकू को पकड़ सकते हैं और खुलासा कर सकते हैं कि उनके पास एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली विचित्र है जिसे सभी के लिए एक कहा जाता है, और इसकी एक विशेषता यह है कि इसे अन्य लोगों को स्थानांतरित किया जा सकता है। इस समय सभी माइक एक योग्य उत्तराधिकारी की तलाश कर रहे थे कि वह इस तरह के एक शक्तिशाली विचित्रता को सौंप सकता है। यह देखते हुए कि कैसे डेकू अपने सहपाठी को बचाने के लिए भाग गया, यह महसूस करते हुए कि उसके पास राक्षस को हराने की बहुत कम संभावना है, सभी को एहसास हो सकता है कि यह डेकू था जो अपनी क्षमताओं पर पारित होना चाहिए। लेकिन समस्या यह है कि एक साधारण शरीर ऐसी शक्ति का सामना नहीं कर सकता है, यह बस टुकड़ों में टूट जाएगा। इसलिए वे मिडोरिया को अपने क्वर्क पर पास करने और हीरो अकादमी में प्रवेश करने के लिए तैयार करने के लिए अपना 10 महीने का प्रशिक्षण शुरू करेंगे। सभी की क्षमताओं को प्राप्त करने के लिए डेकू को अपने बाल खाना पड़ा, जिसके बाद वह तुरंत हीरो अकादमी में चयन के लिए भाग गया। यह नहीं समझा कि उसे क्या शक्ति मिली और इसका उपयोग कैसे किया जाए। यूई अकादमी चयन के व्यावहारिक भाग में 10 मिनट की लड़ाई होती है। निर्मित शहर बहुभुज में लोगों को विभिन्न स्तरों के रोबोट के साथ लड़ना होगा। कुल मिलाकर उनमें से 3 हैं। रोबोट के विनाश के लिए अंक प्रदान किए जाते हैं और उनकी संख्या दुश्मन की ताकत पर निर्भर करती है। एक अन्य प्रकार का रोबोट भी है, लेकिन जिसके लिए बिंदुओं से सम्मानित नहीं किया जाता है। छात्रों को सलाह दी गई थी कि वे बस उससे दूर भागें। परीक्षण के दौरान मिडोरिया सिर्फ प्रशिक्षण के मैदान के चारों ओर भाग गया, जो कम से कम किसी को खोजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लगभग सभी रोबोट पहले ही विकसित हो चुके थे। छात्रों के एक समूह को उच्च स्कोर मिला, जबकि डेकू शून्य के साथ भाग गया। समय बाहर चल रहा था और कुछ बिंदु पर सभी ने एक विशाल रोबोट देखा जिसके लिए वे अंक नहीं देते हैं। हर कोई उससे दूर भागने लगा, लेकिन मिडोरिया ने देखा कि कैसे लड़की को मलबे में निचोड़ा गया था, जिसके कारण वह वहां से नहीं बच सकती थी। वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने उसकी मदद करने का फैसला किया।
देखो अविश्वसनीय गति के साथ रोबोट की ओर कूद गया और इसे सिर्फ एक झटका के साथ नष्ट कर दिया। पिछले साल ऐसे लोग थे जिन्होंने इस रोबोट को भी नष्ट कर दिया था, लेकिन कोई भी इसे एक झटका के साथ नहीं कर पाया। यह पता चला कि 10 महीने इस तरह के भार के लिए आपके शरीर को पूरी तरह से तैयार करने के लिए पर्याप्त नहीं है। रोबोट तक कूदते हुए डेकू ने अपने दोनों पैरों को घायल कर दिया और उसे मारते हुए उसकी बाह को घायल कर दिया। वह जमीन पर गिरने लगा, लेकिन उसे उस लड़की द्वारा उड़ाने से बचाया गया जिसे उसने बचाया था, जिसका नाम ओचको उर्राका है। उसकी क्वर्क किसी भी वस्तु को भारोत्तोलक बनाने की क्षमता है। इस क्षमता ने डेकू को डामर पर नहीं गिरने में मदद की। सभी ने उनके कृत्य की प्रशंसा की, विशेष रूप से तेन्या इडा, एक नीरज जो अपने पैरों में इंजन है, उन्हें बहुत तेजी से चलाने की अनुमति देता है। परीक्षण खत्म हो गया है। डेकू ने 0 अंक बनाए, जिसका मतलब था कि वह असफल रहा। आगे लिखित परीक्षा, जिसे उन्होंने उत्कृष्ट अंकों के साथ पारित किया, लेकिन इस तथ्य के कारण कि उन्होंने व्यावहारिक भाग के लिए 0 अंक बनाए, संभावना है कि उन्हें स्वीकार किया जाएगा यह बहुत छोटा था। लेकिन यह पता चला कि छात्रों को जज करने वाले न्यायाधीशों ने परीक्षण के दौरान एक व्यक्ति को बचाने के लिए अतिरिक्त अंक दिए, धन्यवाद, जिसके कारण डेको ने हीरो संकाय में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त अंक बनाए। मिडोरिया ने बाकुगो, इदई और उर्राका के साथ कक्षा में प्रवेश किया। वे यहां पहुंचे क्योंकि उन्होंने क्वालिफाइंग टेस्ट को सफलतापूर्वक पारित किया। लेकिन यह पता चला है कि यह अकादमी में प्रवेश करने का एकमात्र तरीका नहीं है। यदि आप पर्याप्त मजबूत या स्मार्ट हैं, तो आपको एक सिफारिश पर लिया जा सकता है। यह वही है जो मोमो योरोरोजू ने यहां किया था। एक निर्माण विचित्रता है जो उसे हथियारों जैसे सभी प्रकार की वस्तुओं को बनाने की अनुमति देता है। इसके अलावा सिफारिश पर शेटो टोडोरोकी यहां पहुंचे। उनकी क्षमता 2 तत्वों को नियंत्रित करने की है। दाहिना हाथ बर्फ बना सकता है और बाएं एक गर्मी उत्पन्न करता है। इस संयोजन के लिए धन्यवाद। शोडो अकादमी में सबसे मजबूत छात्रों में से एक है। उन्होंने कक्षा आईए में प्रवेश किया, जिनके होमरूम शिक्षक को शॉर्ट एजवा या स्वेट्रिगालोवा होंगे। उनकी क्वर्क उन्हें अपने लक्ष्य के शरीर के किसी भी हिस्से को देखकर किसी भी अन्य विचित्रता को मिटाने की अनुमति देती है, लेकिन इसके लिए उसे लगातार अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। यदि वह झपकी लेता है या लक्ष्य से दूर दिखता है, तो मिटा प्रभाव तुरंत गायब हो जाएगा। अपने छात्रों की परीक्षा के रूप में उन्होंने उनके लिए 8 परीक्षण आयोजित किए। उनमें से प्रत्येक के लिए अंक प्रदान किए जाते हैं, जो उस स्थान पर निर्भर करता है जो छात्र ने लिया था। जो सभी परीक्षणों के बिंदुओं के योग के अनुसार अंतिम स्थान पर होगा, अकादमी से निष्कासित कर दिया जाएगा। चूंकि मिडोरिया ने अभी तक अपने विचित्रता में महारत हासिल नहीं की है, क्योंकि वह इसका उपयोग करने से नुकसान उठाता है, इसलिए उसे आसमान के आसमान में निष्कासित कर दिया जाता है। जैसा कि अपेक्षित था, पहले 5 परीक्षणों में वह आखिरी था और कम से कम कुछ अंक स्कोर करने के लिए उसे गेंद को फेंकने के लिए अपने विचित्रता को लागू करना होगा। लेकिन समस्या यह है कि आइजावा की टकटकी फेंकने के दौरान उसकी क्षमता को मिटा देती है, इस तथ्य के कारण कि यह डेकू के हाथ को चोट पहुंचाएगा। और अगर कोई छात्र अपने हाथ को चोट पहुंचाए बिना एक गेंद नहीं फेंक सकता है, तब वह अकादमी में अध्ययन करने के योग्य नहीं है। इसलिए मिडोरिया को अपनी उंगली से गेंद को धोखा देना और फेंकना पड़ा। इसलिए त्रिगालोवा ने उनकी रचनात्मकता के लिए उनकी प्रशंसा की और परिणाम स्वीकार कर लिया। यह पता चला कि 5वें परीक्षण में उच्च स्कोर के बावजूद मिडोरिया अभी भी अंकों के मामले में अंतिम रूप से समाप्त हो गया। लेकिन यह पता चला है कि एजावा ने छात्रों को अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए कटौती के बारे में झूठ बोला था। सभी ने अपने हेयर ड्यूक की प्रगति की देखरेख करने के लिए एक शिक्षक बनने का फैसला किया। उन्होंने ट्रायल का आयोजन भी किया, लेकिन इस बार टीम वर्क को प्रशिक्षित करने के लिए। अकादमी में प्रवेश करने से पहले सभी छात्रों को एक पोशाक खींचना था जो वे भविष्य में करना चाहते हैं, और एक कंपनी जो स्कूल के साथ सहयोग करती है उनकी रचना में शामिल होगी। ये वेशभूषा छात्रों को उनकी क्षमताओं को नियंत्रित करने और उन्हें अधिकतम तक प्रकट करने में मदद करेगी। लेकिन चूंकि डेको के पास दाखिल होने के समय अभी तक कोई विचित्रता नहीं थी, इसलिए उसने बस एक पोशाक को सभी के साथ देखा और उसकी मां ने उसके लिए इस पोशाक को सिल दिया। परीक्षण का सार यह है कि सभी छात्रों को बेतरतीब ढंग से 2 लोगों की टीमों में विभाजित किया जाता है। फिर 2 टीमों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के लिए चुना जाता है। कुछ खलनायक होंगे और अन्य नायक होंगे। परिदृश्य के अनुसार खलनायक ने बम को अपनी खोह में कहीं छिपा दिया और नायकों को इसके स्थान का पता लगाने और या तो सभी खलनायक को बेअसर करने या आवंटित समय में एक परमाणु बम चोरी करने की आवश्यकता होती है। खलनायक बदले में बम की रक्षा करनी चाहिए या नायकों को परिभाषित करना चाहिए। डेकू टीम में युरुरका के पास गया और वे एडा और बाकुगो के खिलाफ लड़ेंगे। टीम डेकू को नायकों की भूमिका मिली। लड़ाई के दौरान बाकुगो ने अपना सबसे अधिक सूट बनाया, जो उसे एक कोर बनाने और फिर एक छोटे से युद्ध की तरह एक बड़े पैमाने पर विस्फोट बनाने की अनुमति देता है। लेकिन इस तथ्य के कारण कि वे एक ऐसे कमरे में लड़े जहां ऐसे शक्तिशाली विस्फोट बेकार हैं, डेकू बाकुगो के हमलों को चकमा देने में सक्षम थे। चूंकि परीक्षण के अंत से पहले बहुत कम समय बचा था, मिडोरिया ने खुद को बाकुगो के हमले के लिए उजागर करने का फैसला किया और अपने झटका के साथ एक विशाल छेद बनाए और इमारत को हिलाएं ताकि उर्राका अपने भारहीनता का उपयोग कर सके और बम को पकड़ सके, इडा को बाईपास करते हुए, जो अपने इंजन और पैरों की मदद से उसे ऐसा करने नहीं देंगे। डिक, जिनकी किशोर जीता था, लेकिन वह खुद गंभीर चोटों के साथ अस्पताल में समाप्त हो गया, जहां उसका इलाज अकादमी नर्स द्वारा किया गया था, जो चंगा करने की क्षमता रखता है। उसे अपने चुंबन के साथ किसी भी व्यक्ति के पुनर्जनन को गति देने की अनुमति देता है।
परीक्षण के बाद देखो का कई लोगों द्वारा सम्मानित किया गया और यहाँ तक कि उसे एक बुढ़ापे के रूप में भी चुना, लेकिन उसने फैसला किया कि कक्षा ओता का प्रमुख होना बेहतर होगा, चूंकि वह हर चीज के लिए बहुत जिम्मेदार है, क्योंकि वह अपने बड़े भाई इंजीनियर के रूप में एक ही पेशेवर नायक बनना चाहता है। छात्रों को प्राकृतिक आपदाओं के दौरान लोगों को बचाने के लिए सबक होने जा रहा था। इसके लिए एक अलग प्रशिक्षण मैदान बनाया गया था, जिसमें छात्रों ने बस से यात्रा की थी। 3 शिक्षकों को सब कुछ नियंत्रित करना पड़ा। इरेजरहेड सर्वशक्तिमान और 13वें। यह एक पेशेवर नायक भी है। उनकी क्वर्क उन्हें अपनी किसी भी उंगलियों की नोक पर एक ब्लैक होल चूसने का प्रभाव पैदा करने की अनुमति देती है। सक्शन इतना शक्तिशाली है कि प्रकाश भी इसे बच नहीं सकता है। जब हर कोई प्रशिक्षण के मैदान में पहुंचा तो यह पता चला कि सभी इस पाठ को इस तथ्य के कारण याद कर सकते हैं कि अकादमी के रास्ते में वह अपने संपूर्ण रूप में वीर थे, और चूंकि उसके पास इसके लिए सीमित समय था, इसलिए वह बस भाव से बाहर भाग गया। इसलिए उसे अकादमी में अपनी ताकत को बहाल करने के लिए मजबूर किया गया। इसके अलावा जब वह अपने एक सेसभी क्वर्क को डेकू से गुजरा तो उसकी ताकत कम हो गई और वह अपने नायक के रूप में खर्च करने में जितना समय बिता सकता था। लेकिन सर्वशक्तिमान के बिना भी सबक होना चाहिए, और इसके लिए छात्रों को निर्देश दिया गया था। लेकिन जैसे ही वे अपना अभ्यास शुरू करने वाले थे, एक पोर्टल कहीं से भी बाहर दिखाई दिया और राक्षस इससे उभरने लगे, तोमुरा शिगर्की के नेतृत्व में, जो चाहते थे कि सभी दर्द जान सकें। उनके संगठन को लीग ऑफ विलेन कहा जाता है और लक्ष्य सर्वशक्तिमान को नष्ट करना है, यानी दुनिया का प्रतीक। लेकिन जब से वह कक्षा में नहीं आया, उन्होंने उसे फोन करने का फैसला किया। ऐसा करने के लिए आपको छात्रों को नष्ट करना शुरू करना होगा और फिर वह उनकी सहायता के लिए आएगा। इरेजर ने अकेले राक्षसों से लड़ना शुरू कर दिया था और 13वें छात्रों की निकासी को सुनिश्चित करने के लिए था। लेकिन उन्हें कुरोचरी द्वारा ऐसा करने से रोका गया, जो एक टेलीपोर्ट की तरह काम करने वाले कोहरे को बनाने में सक्षम था, जिसमें से ये सभी राक्षस बस रेंगते थे। चूंकि एक बार में सभी छात्रों के साथ काम करना काफी मुश्किल काम है, इसलिए कोटगरी छात्रों को अलग अलग स्थानों पर ले जाता है जहां राक्षस पहले से ही उनका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जो छात्र संभालने में सक्षम थे। शिगर्की को इरेजरहेड की क्षमताओं के बारे में पता था। उसकी कमजोरी यह थी कि उसकी आंखें हर समय खुली रहनी चाहिए। आप उसके बालों से बता सकते हैं कि क्या वह अपने विचित्र का उपयोग कर रहा है। जब इरेजरहेड एक क्षमता को मिटा देता है तो उसके बाल उठेंगे। इस ज्ञान का उपयोग करते हुए शिगर्की ने अपनी कोहनी को घायल करते हुए इरेजरहेड को गंभीर रूप से घायल कर दिया। फिर नोमो ने उस पर हमला करना शुरू कर दिया। नोमो एक आनुवंशिक रूप से इंजीनियर राक्षस है जिसे उसके मालिकों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। चूंकि उनका लक्ष्य सभी को नष्ट करना है, इसलिए उन्होंने एक योजना विकसित की, क्योंकि यह कुछ भी नहीं था कि उन्होंने छात्रों के अध्ययन के दौरान उस पर हमला करने का फैसला किया। उनका ट्रम्प कार्ड नोमो है, जिनके पास कई क्वर्क्स हैं, जिनमें से एक अवशोषण है। उसके लिए धन्यवाद, वह देखो और सभी के बार को अवशोषित कर सकता है। इसके अलावा किसी ने उन्हें बताया कि सभी पहले की तुलना में बहुत कमजोर हो सकते हैं, लेकिन हम अभी भी नहीं जानते कि यह कौन है। कुरोगिरी से लड़ने वाले 13वें भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे, इसलिए नायकों को पुनः प्राप्त करने के लिए अकादमी में एडा भेजने का फैसला किया गया था। टीम वर्क की मदद से वे कुरोजिरी को पास करने में कामयाब रहे और मदद के लिए हेडमैन भेजे। इस खबर ने शिगर्की को इस तथ्य के कारण बहुत चिंतित किया कि उन्होंने पेशेवर नायकों के साथ लड़ने की योजना नहीं बनाई, इसलिए उन्होंने भागने का फैसला किया। लेकिन इससे पहले वे छात्रों के एक जोड़े को नष्ट करना चाहते थे। शिगर्की ने छात्रों में से एक पर हमला किया और उसे लगभग नष्ट कर दिया, लेकिन उसकी आखिरी सांस के साथ उसे इरेजर हेड से बचाया गया। हालांकि वे उस पर और भी अधिक बल के साथ हमला करने लगे। पल को जब्त करते हुए डेकू ने शिगर्की पर हमला करने का फैसला किया। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने महसूस किया कि मिडोरिया सभी का अनुयायी था, इसलिए उसे नष्ट करने का निर्णय लिया गया। लेकिन आखिरी क्षण में एक नाराज सर्वशक्तिमान प्रशिक्षण मैदान में फट गया, जिसने आइडा के लिए हमले के बारे में सीखा। उन्होंने सभी राक्षसों को एक अविश्वसनीय गति से नष्ट करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्होंने आइजावा और डेकू की कंपनी को रास्ते में बचा लिया, शिगर्कू के चेहरे से एक हाथ फेंकते हुए जो उसके पिता के रूप में निकला। उन्होंने बच्चों को घायल अजाबा को दूर ले जाने के लिए कहा, जबकि उन्होंने खुद नोमो पर हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन उनकी धमाकों ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और फिर उसने उसे डामर में फेंककर उसे डुबोने की कोशिश की। हालांकि प्रभाव के क्षण में कुरोजिरी ने एक पोर्टल बनाया और नोमो का आधा हिस्सा सर्वशक्तिशाली था। नोमो ने तब सभी पुराने घाव को निचोड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन नोमो की पकड़ मजबूत थी। कुरोगिरी ने सभी को पोर्टल में आधा करने का फैसला किया ताकि वह बाद में इसे बंद कर सके। सभी का आधा हिस्सा पीछे छोड़ सकता है। डेकू को एहसास हुआ कि खलनायक शांति प्रतीक की सभी कमजोरियों के बारे में जानते थे, इसलिए वह उसकी मदद करने के लिए दौड़ा। सच है, कुरोजिरी ने इस पर ध्यान दिया और डेकू के सामने एक पोर्टल बनाया, लेकिन आखिरी क्षण में उन्हें बाकुगो ने बचाया था। इस बीच शोरो ने एक घायल सभी को नोमो के शरीर के आधे हिस्से को ठंड और नष्ट करके बचने में मदद की।
लेकिन यह पता चला कि नोमो का एक और विचित्र पुनर्जनन में वृद्धि हुई है, जिसके लिए उन्होंने अपने शरीर के सभी हिस्सों को जल्दी से बहाल कर दिया। उसके बाद उन्होंने बच्चों पर हमला किया, लेकिन सभी ने झटका लिया। शिगर्की ने महसूस किया कि छात्र उसकी एक और कमजोरी थे, लेकिन घायल होने और बहुत कम ऊर्जा होने के बावजूद सभी को अपनी ताकत का अंतिम हिस्सा मिला और नोमो की सीमा को खोजने के लिए एक भयंकर मुट्ठी शुरू हुई। वह प्रत्येक पंच में अपनी ताकत का 100% से अधिक डालता है और आखिरकार कई 100 हिट हो सकते हैं। वह अभी भी नोमो को हराने का प्रबंधन करता है, जिससे सभी ने प्रेरित किया। इसने शिगर्की को बहुत आश्चर्यचकित किया, क्योंकि नोमो को विशेष रूप से सभी के लिए डिजाइन किया गया था। वे छोड़ने जा रहे थे क्योंकि पेशेवर नायकों के रूप में मदद आ रही थी। इसके अलावा सभी खलनायक को डराना शुरू कर सकते हैं, लेकिन यह एक झांसा था कि केवल डेकू को पता था कि सभी को भाप देना शुरू हो सकता है, जिसका मतलब था कि वह जल्द ही एक स्विश में बदल जाएगा। लेकिन साथ ही वह अपनी ताकत के साथ चिगुर्की को डराता है ताकि वे छोड़ दें। हालांकि कुरोचिरी ने फैसला किया कि उसे अंत तक चीजों को देखने की जरूरत है, तब वे सभी पर हमला कर सकते हैं। उन्होंने डेकू को बचाने के लिए उड़ान भरी, हालांकि उन्होंने उसके माध्यम से देखा और उसे नष्ट करने जा रहे थे। लेकिन अंतिम क्षण में पेशेवर नायक दिखाई देते हैं जो जल्दी से सभी राक्षसों को नष्ट कर देते हैं और शिगर्की को बहुत घायल कर देते हैं। यही कारण है कि खलनायक को भागना पड़ा। एक दाना में बदलकर सभी कुछ सेकंड जीतने के लिए डेकू को धन्यवाद देना शुरू कर सकते हैं। यदि यह मिडोरिया के लिए नहीं होता तो वह निश्चित रूप से नष्ट हो जाता। डेकू का सहपाठी उसके पास गया कि क्या वह ठीक है, यह जांचने के लिए, लेकिन उसे सभी के गुप्त के बारे में जानने से रोकने के लिए सीमेंटोस ने एक मिट्टी की बाधा बनाई, जिसके बाद डेकू और सभी को अस्पताल ले जाया जा सकता था। यह पता चला कि शिगर्की के पास एक संरक्षक है जिसने सभी पर हमले को ऑर्केस्ट्रेट किया। यह मास्टर बहुत आश्चर्यचकित था जब उन्हें पता चला कि नोमो को पराजित किया गया था और फिर गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने कहा कि वे एक नए अधिक शक्तिशाली हमले की तैयारी करेंगे। सभी डेकू से कह सकते हैं कि इस लड़ाई के कारण वह समय के रूप में नायक के रूप में नेतृत्व कर सकता है गंभीर रूप से कम हो गया है। उन्हें उम्मीद है कि उनके पास कम से कम 1 घंटा है। डिटेक्टिव निमासा चुकाबुची, उनमें से एक जो सभी के सच्चे रूप के बारे में जानता है, उनके कमरे में आता है और सभी, क्योंकि वे सबसे अच्छे दोस्त हैं। जासूस का कहना है कि एक भी छात्र घायल नहीं हुआ था, इसलिए ट्रिग्लोवा और 13वें बुरी तरह से घायल हैं और अस्पताल में हैं। लेकिन कुछ भी उनके स्वास्थ्य को खतरा नहीं है। वे इस निष्कर्ष पर आते हैं कि ये नए लोग सबसे मजबूत हैं, इसलिए वे महान नायक बनाएंगे। अस्पताल से छुट्टी दे दी, देखो अपने दोस्तों और घरों के साथ फिर से जुड़ता है। अकादमी पर विलेन लीग का हमला बाद में एक बड़ी घटना की शुरुआत थी। लीग ऑफ विलेन्स ने अकादमी पर हमला करने के अगले दिन समाचार ने बताया कि हमले में 72 खलनायक को पकड़ लिया गया था। सभी के संरक्षक ग्रैंड टॉरियो का उपनाम सभी से एक पत्र मिला। इसमें उन्होंने डेकू के बारे में बताया, जिन्होंने एक आदमी को अपने नंगे हाथों से बचाने की कोशिश की, और यह भी संभव है कि सर्वशक्तिमान अपने छात्र को प्रशिक्षण के लिए अपने गुरु को भेजेगा। डिटेक्टिव नाइमासा चिकाची एक शिक्षक की बैठक में बैठे हुए हैं, जिसमें भागे हुए खलनायक शिगर्की और कुरोजिरी पर चर्चा की गई है। सभी यह मान सकते हैं कि यह सिर्फ खलनायक की लीग की शक्ति का प्रदर्शन था, और हेडमास्टर सोचता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो सब कुछ नियंत्रित करता है। अगले दिन स्कूल सुबह की बैठक शुरू करता है, जहां आइजावा बैंडेड दिखाता है। उन्होंने घोषणा की कि यूई स्पोर्ट्स फेस्टिवल जल्द ही आ रहा है, और इसलिए सभी सबसे मजबूत नायक इस घटना को देख रहे होंगे, और यह छात्रों के लिए नायक एजेंसियों में से एक में शामिल होने का एक शानदार अवसर है। दोपहर के भोजन के समय डेकू, इडा और युरुरका अपने लक्ष्यों को साझा करते हैं, साथ ही साथ वे हीरो क्यों बनना चाहते हैं। युरुरका पैसे के लिए एक नायक बनना चाहता है, क्योंकि उसका परिवार वर्तमान में वित्तीय परेशानी में है। आयदा अपने बड़े भाई इंजीनियम के रूप में एक ही नायक बनना चाहता है, और डेकू सिर्फ एक नायक बनना चाहता है। ठीक तभी सभी प्रकट हो सकते हैं और तब तक डेकू को भोजन प्रदान करते हैं जब तक कि आयदा और उर्राका को डेकू के लिए सभी के आकर्षण का एहसास नहीं होता। इस बीच डेकू उस समय के बारे में बताता है जब उसने नोमो को अपनी शक्ति के साथ मारा और अपनी बाह को चोट नहीं पहुंचाई। सभी ने डेकू की प्रशंसा की और फिर उसे त्योहार में अपनी सारी ताकत दिखाने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि उन्हें पूरी दुनिया को नया दिखाने की जरूरत है। इजुको मिडोरिया। छात्रों की भीड़ कक्षा 1 के आसपास इकट्ठा हो गई है, क्योंकि पार्क में लड़ाई के कारण यह कक्षा लोकप्रिय हो गई है, और इसलिए हर कोई इस कक्षा में छात्रों के बारे में और उनके क्वर्क्स के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। त्योहार का दिन आता है। जबकि छात्र त्योहार के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, टोडोरोकी अचानक डेकू को बताता है कि हालांकि उसने सभी का ध्यान आकर्षित किया है, वह जीत नहीं पाएगा। हालांकि डेकू हार नहीं मानने वाला है और वह सब कुछ डाल देगा जो वह लाइन पर है। वर्तमान माइक त्योहार की शुरुआत की घोषणा करता है और पहले वर्ष के प्रतिभागियों को मंच पर आमंत्रित करता है। हीरो मिडनाइट ने बाकुगो को मंच पर आमंत्रित किया। जो सबसे अच्छा आ चुके हैं, उन्हें एक भाषण देने की जरूरत है। बाकुगोस कसम खाता है कि वह नंबर 1 होगा।
मिडनाइट ने पहले चरण की घोषणा की, स्टीपल चेस और नियमों के बारे में बात करते हैं जो वास्तव में मौजूद नहीं हैं। चूंकि बिल्कुल सब कुछ प्रतिभागियों को अनुमति है। शुरुआत के बाद हर कोई एक दूसरे को कुचलना शुरू कर देता है और टोडोरोकी के बाद सभी को जमा देता है और आगे खींचता है, लेकिन कई अनफ्रीज और उसके साथ पकड़ने की कोशिश करते हैं। शुरुआती परीक्षा में जो रोबोट थे वे रास्ते में दिखाई देते हैं। टोडोरोकी अस्थायी रूप से उनमें से एक को जमा देता है ताकि वह गिरता है और बाकी सभी के लिए रास्ता अवरुद्ध कर देता है। बाकुगो और अन्य नायक रोबोट पर उड़ान भरने के लिए अपने क्वर्क्स का उपयोग करते हैं। इस बीच देखो लोहे का एक टुकड़ा पकड़ लेता है और इसे एक ढाल के रूप में उपयोग करता है और योयोरोजू के साथ कई रोबोटों को नष्ट कर देता है। बाकी प्रतिभागी भी अलग अलग तरीकों से गुजरते हैं। रास्ते में दूसरी बाधा घाटी थी जिसके माध्यम से हर किसी को खत्म करने की आवश्यकता थी। आंसू और अद्वितीय क्वर्क्स वाले अन्य सदस्य आसानी से गुजरते हैं। फिर से टोडोरोकी पहली बार निकला। बाकुगो तुरंत उसके बाद दौड़ता है और इस समय डेकू अपनी ढाल के साथ घाटी पर चढ़ता है। तीसरी बाधा खदान थी, जहां खदानें घातक नहीं हैं, लेकिन कुछ समय के लिए प्रतिभागी को अक्षम कर सकते हैं। इस बीच बाकुगो टोडोरोकी को पकड़ लेता है और वे रन पर लड़ना शुरू करते हैं। डेकू ने बाकुगो को खानों के ऊपर उड़ते हुए देखा और कई खानों को गड्ढे में इकट्ठा करने और फिनिश लाइन की ओर धकेलने के लिए ब्लास्ट वेव और उसकी ढाल का उपयोग करने का विचार था। अंत में देखू सभी से आगे निकल जाता है, लेकिन बाकुगो और टोडोरोकी उसके ठीक पीछे भागते हैं। देखू ने अपनी ढाल को जमीन पर पटक दिया और एक और लहर उसे फिर से आगे भेजती है। अंततः देखू पहले फिनिश लाइन पर पहुंच जाता है। पहला चरण खत्म हो गया है। पहला स्थान डेकू द्वारा लिया गया था, दूसरा टोडोरोकी द्वारा, बाकुगो द्वारा तीसरा। नतीजतन 42 प्रतिभागी अगले चरण में गुजरते हैं। इसके बाद आधी रात को द बैटल ऑफ द रथ नामक दूसरे चरण की शुरुआत की घोषणा की। सार सरल है। सभी को 2 से 4 प्रतिभागियों की टीमों में एकजुट होने की जरूरत है। कोई घोड़ा होगा और कोई सवार होगा। प्रत्येक राइडर के पास अपनी टीम के कुल अंक के साथ उसके सिर पर एक बैंड होगा कि उन्होंने पहले चरण के अंत में अर्जित किया है, और अन्य टीमों का कार्य इन बैंडों को प्राप्त करना है। जिसके पास सबसे अधिक अंक हैं वे पहले स्थान पर रहेंगे। पहले चरण के परिणामस्वरूप देखू को 10 मिलियन अंक मिले और जो कोई भी देखू टीम के आर्म बैंड पर कब्जा कर लेता है वह टीम जीत जाएगी। टीम बनाने के लिए सभी को 15 मिनट दिए जाते हैं। सभी ने तुरंत बाकुगो को घेर लिया और उसे अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहा, लेकिन बाकुगो ने किरिशिमा में शामिल होने का फैसला किया। इसके विपरीत हर कोई अपने चश्मे के कारण डेकू से भाग जाता है। हालांकि युरुका ने उनकी छाया के साथ माई हत्सु और तोकोयामी के साथ में शामिल हो गए। ट्यूडोरोकी ने एडा, योयोरोजू और कामेनारी को अपनी टीम में ले लिया। बाकुगो ने किरिशिमा, आशिदो और शूरो के साथ मिलकर काम किया। इस तरह 12 टीमों का गठन किया। शुरुआत को कहा जाता है और हर कोई तुरंत डेकू के रथ के लिए लक्ष्य करता है। हालांकि एमआईआई के डिवाइस और उराकी के भारहीनता की मदद से वह दूर ले जाता है और दूर उड़ जाता है, जबकि तोकोयामी अपनी छाया से सभी को बचाता है। डेकू पर 2 टीमों द्वारा हमला किया जाता है, लेकिन वे फिर से उड़ जाते हैं, लेकिन इस बार बाकुगो द्वारा उड़ान में उन पर हमला किया जाता है। सभी को फिर से तोकोयामी द्वारा संरक्षित किया जाता है, जबकि बाकुगो को सारा ने वापस खींच लिया है। यह पता चला कि देखू की योजना केवल सभी हमलों को चकमा देने की थी। प्रारंभिक परिणामों के अनुसार क्लास ए के सभी डेकू को छोड़कर पहले से ही 0 अंक हैं। चूंकि अन्य सभी वर्गों ने कक्षा ए के छात्रों से अंक लेना शुरू कर दिया था, तब बाकुगो ने योजना को बदलने और पहले अन्य कक्षाओं से अंक आउट करने का फैसला किया और फिर डेकू अंक के साथ सौदा किया। बाकुगो ने अपना आपा खो दिया और मोनोमा पर हमला किया। हालांकि मोनोमो आसानी से चकमा देता है। यह पता चला है कि मोनोमो उनके साथ संपर्क में आने के बाद किसी भी अन्य लोगों के क्वर्क्स को कॉपी करने में सक्षम है। फिर बाकुगो फिर से हमला करता है और एक ही बार में 2 पट्टियों को बाहर निकालता है और वे तुरंत शीर्ष 3 में गिर जाते हैं। लेकिन बाकुगो पहले बनना चाहता है और इसलिए मोनोमो टीम से बिल्कुल सभी आर्म बैंड लेने का फैसला करता है। इस बीच टोडोरोकी ने डेकू के साथ पकड़ लिया। उनका लक्ष्य 10 मिलियन अंक प्राप्त करना है, लेकिन वह केवल इतना स्मार्ट नहीं है। हर कोई समानांतर में डेकू के लिए शिकार कर रहा है। टोडोरोकी की टीम सभी को इलेक्ट्रोक्यूट करने के लिए कामेनारी की बिजली का उपयोग करती है और फिर उन्हें जमीन पर फ्रीज कर देती है। टोडोरोकी की टीम फिर से डेकू के रथ पर हमला करती है, लेकिन डेकू अपने बाईं ओर चिपक जाता है और चकमा देता है। हालांकि एडा टर्बोजेट को बढ़ावा देने के लिए कदम रखता है और ब्रेकनेक गति से उनका रथ डेकू की ओर उड़ता है और टोडोरोकी हेडबैंड को 10 मिलियन के साथ छीन लेता है। टीम डेकू ने अपनी बात वापस पाने का फैसला किया। तब डेकू अपनी शक्ति और हवा के दबाव का उपयोग करता है, टोडोरोकी की बाह को पीछे धकेलता है और उसकी गर्दन से शीर्ष रिबन पकड़ता है। हालांकि वह बहिष्कृत था और 70 बिंदु टेप को पकड़ लिया। केवल कुछ सेकंड बचे हैं। देखू और बाकुगो एक साथ बैंडेज के लिए टोडोरोकी के रथ की ओर उड़ान भरते हैं।
टोकोयामी तोदोरोकी तक पहुंचने का प्रबंधन करता है, लेकिन वह झटका और समय निकालता है। दूसरे चरण के परिणामों के अनुसार पहला स्थान टोडोरोकी टीम द्वारा लिया गया था, दूसरा स्थान बाकुजी टीम द्वारा लिया गया था, तीसरा स्थान शिनो हिटोशी टीम द्वारा लिया गया था और चौथा स्थान डीईकेयू टीम द्वारा लिया गया था, क्योंकि आखिरी क्षण में टोकोयामी अपनी छाया की मदद से एक और बड़ी पट्टी को बाहर निकालने में कामयाब रहा। दोपहर के भोजन के दौरान टोडोरोकी ने डेकू को बात करने के लिए बुलाया, जहां उन्होंने कहा कि डेकू की शक्ति और सभी की शक्ति बहुत समान है, इसलिए टोडोरोकी ने मान लिया कि डेकू सभी के नाजायज बेटे थे। डेकू ने स्वाभाविक रूप से सब कुछ से इनकार कर दिया, लेकिन टोडोरोकी अभी भी समझता है कि डेकू और सभी का कुछ प्रकार का छिपा हुआ संबंध हो सकता है। तब टोडोरोकी अपनी आत्मा को बाहर निकालना शुरू कर देता है और अपने कठिन बचपन के बारे में बात करता है। यह पता चला है कि उसने कभी भी आग के बाईं ओर का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि उसके पिता के साथ बहुत बुरा संबंध है। जैसे कि टोडोरोकी छोड़ना शुरू हो जाता है, डेकू उसे बताता है कि उसका लक्ष्य उतना ही मजबूत बनना है जितना कि सभी हो सकते हैं, इसलिए वह निश्चित रूप से त्योहार जीतेंगे। उसी समय सभी एंडेवर टोडोरोकी के पिता से मिल सकते हैं और उसके बाद रैंकिंग में दूसरे स्थान पर थे। सभी ने आश्चर्यचकित किया कि उसने अपने बेटे को इस तरह कैसे प्रशिक्षित किया, लेकिन प्रॉस्पेक्टर अपने शपथ प्रतिद्वंद्वी से बात नहीं करना चाहता था। अंतिम झगड़े की शुरुआत की घोषणा की, जहां 16 प्रतिभागी भाग लेते हैं। वे एक पर एक प्रारूप में लड़ेंगे और विरोधियों को बहुत से निर्धारित किया जाएगा। दोनों सदस्य भाग लेने से इनकार करते हैं क्योंकि वे शिंसो की भागीदारी को बेईमान मानते हैं, क्योंकि वह दूसरे के दिमाग को नियंत्रित कर सकता है। मिडनाइट उनके इनकार को स्वीकार करता है और अब समाप्त होने वाले स्थानों को टेक्सत्सु टीम के सदस्यों द्वारा लिया जाएगा। प्रतिद्वंद्वियों को परिभाषित किया जाता है, फिर सीमेंटोस एक अखाड़ा बनाता है। पहली लड़ाई डेकू बनाम शिंसो होगी। फाइनल के नियमों के अनुसार जीतने के लिए आपको प्रतिद्वंद्वी को अखाड़े से बाहर फेंकने या उसे बाहर निकालने की आवश्यकता है। रेफरी सीमेंटोस होगा। लड़ाई शुरू हो गई और शिनो तुरंत उसका अपमान करना शुरू कर देता है, जिससे डेकू गुस्सा हो जाता है और उसे जवाब देता है, लेकिन शिंसो इसका इंतजार कर रहे थे कि वे डेकू के शरीर पर नियंत्रण रखें। वह फिर डेकू को अखाड़े से बाहर करने का आदेश देता है। हर कोई हैरान है और समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। एक सचेत डेकू अपने शरीर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहता है। तब उन्होंने ओजेरो के शब्दों को याद किया, जहां उन्होंने कहा कि उन्हें एक झटका से सम्मोहन से बाहर निकाला गया था। अचानक अंधेरे में डेकू जलती हुई आंखों से चेहरे को देखता है और वह अपनी उंगलियों को स्थानांतरित करने का प्रबंधन करता है। वह बल का उपयोग करता है और नियंत्रण से जारी किया जाता है। डेकू को समझ नहीं आया कि क्या हुआ था, लेकिन उसने अपनी उंगलियों को नहीं हिलाया। शिनो ने फिर से नियंत्रण लेने के लिए डेकू को चोट पहुंचाने की कोशिश की। हालांकि डेकू ने शिनो पर हमला किया और उसे जमीन में डाल दिया। डेकू जीतता है। दादी डेकू की उंगलियों को ठीक करती है और डेकू सभी को बताता है कि उसने चमकती आंखों से चेहरे को देखा और इससे उसे शिंसो के नियंत्रण को तोड़ने में मदद मिली। डेकू को लगता है कि वे उन लोगों की आत्मा हैं जिनके पास सभी के लिए एक की शक्ति हो सकती है। सभी ने कभी भी इसका अनुभव नहीं किया होगा, लेकिन सोचता है कि यह आत्मनियंत्रण से आया हो सकता है। इस बीच टोडोरोकी संयोग से अपने पिता से मिले। प्रॉस्पेक्टर ने फिर से जोर देकर कहा कि उसका बेटा अपने उग्र पक्ष का उपयोग करता है, लेकिन टोडोरोकी ने अपने पिता को एक बदमाश कहा और वह केवल अपनी मां की ताकत का उपयोग जीतने के लिए करेंगे। टोडोरोकी और सारा के बीच दूसरी लड़ाई शुरू होती है। सारा अपने रिबन के साथ टोडोरोकी को पकड़ लेती है। हालांकि अपने पिता के साथ बात करने के बाद क्रोध से बाहर टोडोरोकी एक शक्तिशाली तकनीक का उपयोग करता है और सूरा को जमा देता है और इसके साथ स्टेडियम का फर्श। अगली लड़ाई बी क्लासेड शिस्की और कामेनारी के बीच होगी। कामेनारी बिजली के एक बोल्ट के साथ हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन शियोस्की ने उसे अपने साथ के साथ पकड़ लिया। इस प्रकार जीत। तब इडा और मेई के बीच चौथी लड़ाई शुरू होती है, जहां इडा लंबे समय तक मेई का पीछा करती है, जिसने अपने गैजेट्स की एक शो प्रस्तुति में एक द्वंद्व युद्ध की व्यवस्था की। वह फिर खुद अखाड़े से बाहर चली गई और अंत में एडा जीता। आओयामा और इशिडो के बीच पांचवा द्वंद्व। ओयामा ने एक लेजर हमला शुरू किया, लेकिन इशिडो ने डोर्स और उस पर एसिड फेंक दिया, फिर उसे एक पंच के साथ बाहर खटखटाया। टकोयामी और योयोरोजू के बीच छठी लड़ाई। टकोयामी आसानी से योयोरोजू को अखाड़े से बाहर धकेल देता है और जीतता है। सातवीं लड़ाई टेट्सत्सु स्टील और किरिशिमा के बीच होगी। ये दो शक्तिशाली लड़ाकू हैं जिनके साथ समान क्वर्क्स हैं। वे दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं और एक ही समय में गिर जाते हैं। अंततः एक ड्रॉ घोषित किया जाता है, लेकिन जब वे अपने होश में आते हैं तो विजेता निर्धारित किया जाएगा। आठवीं लड़ाई में युरुरका और बाकुगो मिलेंगे। बाकुगो ने लड़ाई शुरू होने से पहले उसे आत्मसमर्पण करने की पेशकश की, लेकिन उर्राका गंभीर है। बाकुगो उर्राका नॉन स्टॉप पर हमला करना शुरू कर देता है। वह चकमा देती है और समानांतर में अखाड़े के ऊपर टुकड़े एकत्र करती है। शार्क को जमा करने के बाद वह उन्हें बाकुगो में फेंक देती है, लेकिन बाकुगो ने एक झटका के साथ अपनी पूरी योजना को नष्ट कर दिया। उर्राका की शक्तियां अपनी सीमा तक पहुंच गईं, इसलिए बाकुगो ने जीत हासिल की। देखो गलती से दालान में प्रयास में भाग जाता है, जो अपनी उत्कृष्ट लड़ाई के लिए देखो की प्रशंसा करता है, यह कहते हुए कि वह सभी को हरा सकता है। देखो छोड़ने वाला था, लेकिन प्रॉस्पेक्टर ने कहा कि वह उस पल का इंतजार कर रहा था जब उसका बेटा सर्वशक्तिशाली को पार कर जाएगा।
लेकिन अभी के लिए देखो को अपने सबसे मजबूत बेटे के खिलाफ एक योग्य लड़ाई दिखाने की कोशिश करने की जरूरत थी। सभी प्रतिभागियों ने ताकत हासिल कर ली है, जिसका अर्थ है कि डेकू और टोडोरो की क्वार्टर फाइनल में लड़ेंगे। शुरुआत की घोषणा के बाद टोडोरो की तुरंत बर्फ के साथ हमला करता है, लेकिन डेकू अपनी उंगली से अपने ब्लॉक को नष्ट कर देता है, जिससे कई उंगलियों को गंभीर नुकसान होता है। इस प्रकार डेकू टोडोरो की कमजोरियों को समझने की कोशिश करता है। डेकू ने नोटिस किया कि टोडोरो की ठंड से हिल रहा है, जिसका अर्थ है कि उसे आग की तरफ का उपयोग करना चाहिए। यह एंगर्स टोडोरो की और वह डेकू पर हमला करता है, लेकिन डेकू ने उसे अपनी टूटी हुई बाह के साथ वापस दस्तक दी। डेकू टोडोरो को अपने आग की ओर का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि वह अपनी शक्ति का उपयोग अपनी कुशलता के कारण 100% तक नहीं करता है। टोडोरो ने अतीत से एक घटना को याद किया जब उसकी मां ने उस पर उबलते पानी डाला, जिसके लिए उसके पिता ने उसे एक मनोरोग अस्पताल भेजा। तब उन्होंने महसूस किया कि डेकू इस समय उनकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। टोडोरो डेकू पर हमला करता है, लेकिन डेकू उसकी ओर कूदता है। न्यायाधीश इस लड़ाई को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन डेकू ने अखाड़े को बल से नष्ट कर दिया। यही वजह है कि वह अखाड़े से बाहर उड़ गया और टोडोरो जीत गए। लड़ाई के बाद टोडोरो को उनके पिता से संपर्क किया जाता है और उन्हें अपनी एजेंसी में आमंत्रित किया जाता है, लेकिन टोडोरो ने अभी तक अपने पिता को माफ नहीं किया है, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया। श्योस्की के खिलाफ एडा की लड़ाई शुरू होती है, जहां एडा बस अपने प्रतिद्वंद्वी को अखाड़े से बाहर निकालती है और जीतती है। इस बीच दादी ने ऑपरेशन किया और आंशिक रूप से डेकू की हड्डियों को बहाल किया। हालांकि कई चोटों के कारण वह अपने दाहिने हाथ पर एक निशान के साथ छोड़ दिया गया था। दादी डेकू से कहती हैं कि उन्हें प्रशिक्षण के तरीके को बदलने की जरूरत है। तब डेकू ने सुझाव दिया कि वह अपने लिए एक और उत्तराधिकारी चुने, लेकिन सभी डेकू में विश्वास कर सकते हैं, इसलिए वह उसे प्रेरित करने की कोशिश करता है। एक मिशन पर इंगेनियम ने चिज़ोम अकागुरो से मुलाकात की, जो नायकों को नष्ट कर देता है, और वह भी टुकड़ों के लिए इंजेनियम को तोड़ता है। लेकिन कुगा और किरिशिमा की अगली लड़ाई। बाकुगो ने महसूस किया कि किरिशिमा की कमजोरी उनके विचित्र का लंबा उपयोग थी, जिससे बाकुगो सेमीफाइनल में प्रवेश कर गया। सेमीफाइनल में टोडोरो और एडा मिलते हैं, जहां एडा पूरी शक्ति को चालू करता है और टोडोरो को 10 सेकंड में बाहर धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन वह विफल हो जाता है और टोडोरो फाइनल में जाता है। बाकुगो और तोकोयामी के बीच दूसरी सेमीफाइनल लड़ाई। बाकुगो एक फ्लैश ग्रेनेड का उपयोग करता है और तोकोयामी को हरा देता है। अंतिम लड़ाई बाकुगो और टोडोरो के बीच होगी। टोडोरो पहले हमला करता है और बाकुगो को अखाड़े के आधे हिस्से में जमा देता है। हालांकि बाकुगो बाहर निकलने में कामयाब रहे और एक पलटवार शुरू किया। वह टोडोरो को अखाड़े से बाहर फेंक देता है, लेकिन टोडोरो बर्फ से खुद को रोकने का प्रबंधन करता है। बाकुगो अपने फायर साइड का उपयोग करने और फिर एक शक्तिशाली झटका के साथ हमला करने के लिए टोडोरो को बुलाता है, जिससे अखाड़े के फर्श को नष्ट कर दिया गया और टोडोरो को 1-2 मीटर की दूरी पर दस्तक दी। बाकुगो टोडोरो को पकड़ लेता है और उसकी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं करने के लिए उसका अपमान करता है। आधी रात आराम बाकू। अंत में बाकुगो विजेता था। पुरस्कार समारोह शुरू होता है, जहां बाकुगो ने पहला स्थान हासिल किया, हालांकि वह बंधा हुआ था ताकि वह अखाड़े को नहीं उड़ा सके। दूसरा स्थान टोडोरो के पास गया और तीसरा स्थान तोकोयामी और एडा के पास गया। सभी प्रकट हो सकते हैं और विजेताओं को पुरस्कार वितरित करते हैं। कक्षा में आइजाला ने एक विशेष कक्षा के घंटे की घोषणा की, जहां सभी छात्रों को नायक नामों का चयन करना होगा, लेकिन इससे पहले यह छात्रों को भेजे गए हीरो एजेंसी के निमंत्रण की संख्या को दर्शाता है। टोडोरो को 4000 से अधिक निमंत्रण और डेकू 0 प्राप्त हुए, क्योंकि हर कोई बाकुगो की अति स्वभाव के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है। सभी ने अपने लिए एक नाम चुना। तब एजवा भविष्य की इंटर्नशिप के बारे में बात करता है। उन्होंने सभी को फॉर्म वितरित किए और छात्रों को चुनने के लिए 2 दिन दिए। इस बीच सीमेंटोस सर्वशक्तिमान के साथ छात्रों के लिए आने वाले निमंत्रणों को संसाधित कर रहा है। डेकू के लिए एक निमंत्रण पाए जाने के बाद सभी आश्चर्यचकित हो गए कि उन्हें ग्रैंड टोरिनो अकादमी में आमंत्रित किया गया था। आखिरकार डेकू के पास आ सकता है और उसे ग्रैंड टोरिनो स्कूल के अपने पूर्व शिक्षक से निमंत्रण के बारे में बताता है, जिसने लगभग 1 साल तक स्कूल में काम किया और वह सभी होमरूम शिक्षक थे। वह सभी के लिए एक की शक्ति के बारे में जानता है और इसलिए डेकू को चुना। आयदा के भाई पर हमले के बारे में खबर थी। यह एक चटाई थी जो नायकों को नष्ट कर देती है। उन्होंने पहले से ही 17 नायकों को नष्ट कर दिया था और 23 को मार दिया था, इसलिए एडा ने होसू एजेंसी में खुद को इंटर्नशिप चुना, जहां उनके भाई ने काम किया। आइजावा सभी को नायक वेशभूषा वितरित करता है और उन्हें इंटर्नशिप के लिए भेजता है। डेकू ग्रैंड टोरिनो एजेंसी में आता है, जहां वह शिक्षक को लाल पोखर में फर्श पर लेटा हुआ पाता है। यह पता चला कि उसने सिर्फ केचप के साथ एक सॉसेज गिरा दिया और उसमें गिर गया। ग्रैंड टोरिनो ने बहुत जल्दी कमरे के चारों ओर कूदना शुरू कर दिया, जिससे डेकू ने अपनी ताकत दिखाने के लिए कहा। डेकू अपने नए उन्नत सूट पर डालता है। बूढ़ा आदमी तब डेकू से सभी शक्ति के लिए एक के साथ हमला करने के लिए कहता है। बूढ़ा आदमी डेकू पर जल्दी से हमला करना शुरू कर देता है, जो बूढ़े आदमी के आंदोलनों का पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रैंड टोरिनो उसे चेहरे से पकड़ लेता है और उसे जमीन पर गिरा देता है।
और फिर वह भोजन के लिए छोड़ देता है, जबकि डेकू को सब कुछ साफ करने के लिए मजबूर करता है। इस बीच स्टेन को किरिजिरी और शिगरकी ने पाया, जिन्होंने उन्हें खलनायक की लीग में शामिल होने और नायकों और उनके छात्रों के साथ व्यवहार करने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि बेरहमी से मना कर दिया, उसने खलनायक को अपने विचित्रता के साथ डुबो दिया और होसु क्षेत्र में वापस जाने के लिए कहा। टेलीपोर्टेशन के बाद स्टिंग शिकार करता है और शिगरकी और किरिजिरी को एहसास होता है कि वह केवल अयोग्य नायकों को नष्ट कर देता है, इसलिए वे उसके साथ रास्ते में नहीं हैं। फिर वे शहर को नष्ट करने के लिए 3 नोमों को टेलीपोर्ट करते हैं। इस बीच नायकों ने विभिन्न अकादमियों में प्रशिक्षण शुरू किया। अगले दिन डेकू को एक माइक्रोवेव ओवन द्वारा अपने प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की गई, जिसने उन्हें सभी पूर्ण शक्ति कवरेज के लिए एक नामक एक एपिफेनी दी। टोरिनो तुरंत अभ्यास करने की पेशकश करता है। बूढ़े आदमी को मारने के लिए डेकू के पास 3 मिनट हैं। अंत में डेकू ने सभी वार किए, लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने सिर्फ एक दिन में इतनी प्रगति करने के लिए उसकी प्रशंसा की। शुक्ची सभी के स्कूल में आता है और बताता है कि नोमू इंस्टिगेटर के साथ जुड़ा हुआ है और उन्होंने नोमू की पहचान भी की। यह एक पूर्व अपराधी है। परीक्षा के आधार पर 4 लोगों के जीन को नोमू में मिलाया जाता है और उनके पास एक ही बार में 4 क्वर्क हैं। शुक्ची ने सुझाव दिया कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी शक्ति को भी स्थानांतरित कर सकता है। इस बीच डेकू को बुराई से लड़ने के लिए भेजा जाता है। वे होसु के पास भी गुजरेंगे, जहां एडा और हीरो मैनुअल गश्त कर रहे हैं। नायक ने महसूस किया कि एडा अपने भाई का बदला लेना चाहता है, इसलिए वह उसे चेतावनी देने का फैसला करता है और उसे कानून की याद दिलाता है, जिसमें कहा गया है कि नायक व्यक्तिगत बदला लेने के लिए अपने क्वर्क्स का उपयोग नहीं कर सकते। एडा ने समझने का नाटक किया, लेकिन वह अभी भी लागू करने जा रहा था जो उसने योजना बनाई थी। इस बीच देखो और एक बूढ़ा व्यक्ति होसु से गुजरता है, जहां उनकी ट्रेन पर अचानक नोमो द्वारा हमला किया जाता है। ग्रैंड टोरिनो नोमा को पकड़ लेता है और लोगों से भरी ट्रेन से दूर उसके साथ उड़ता है। देख उनका अनुसरण करता है। इडा और मैनुअल ने भी विस्फोट देखे, इसलिए वे मौके पर चले गए। हालांकि रास्ते में इडा एक गली में बदल गया जहां उसने स्टेन पाया। एडा ने तुरंत अपने भाई का बदला लेने का फैसला किया, लेकिन स्टीन यह सीखते हुए एडा को नष्ट करने का फैसला करता है। स्टीन आसानी से फर्श पर एडा को देता है और उसे डुबो देता है और एडा को खत्म करने वाला है। इसके समानांतर देखो 2 और नोमो का सामना करता है, जो नायकों के एक समूह से लड़ रहे हैं। हालांकि जब उन्होंने सुना कि मैनुअल एडा की तलाश में था, देखो को एहसास हुआ कि आयदा बदला लेने के लिए चला गया था, इसलिए वह उसके बाद चला गया। गली में उन्होंने एडा और दाग पाया। फिर वह पूर्ण कवर पर मुड़ता है और खलनायक को आयदा से दूर फेंक देता है। स्टेन ने डेकू को छोड़ने के लिए कहा या वह उन दोनों को नष्ट कर देगा। दूसरी ओर देखू कुशलता से अपने स्थान के बारे में सभी आस पास के नायकों को एसएमएस भेजता है और फिर एक शक्तिशाली झटका के साथ उस पर हमला करता है। हालांकि खलनायक देखू को घायल करने और उसे लकवा मारने का प्रबंधन करता है। ट्यूडोरो की अचानक दिखाई देता है और दाग को दूर करता है। वे लड़ने लगते हैं। खलनायक ने उसके चेहरे को चोट पहुंचाई और उसे पंगु बनाने की कोशिश की, लेकिन टोडोरोकी ने आग से खुद का बचाव किया। हालांकि लड़ाई के बाद उन्हें अपनी बाह को नुकसान पहुंचा। स्टीन फिर से हमला करता है, लेकिन डेकू दिखाई देता है और खलनायक को वापस मारता है। यह पता चला कि डेकू के पहले रक्त प्रकार के कारण खलनायक के पक्षाघात का उस पर लगभग कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यही वजह है कि वह स्थानांतरित करने में सक्षम था। देखू और टोडोरोकी स्टीन पर हमला करते हैं, लेकिन देखू फिर से लकवाग्रस्त हो जाता है। बाद में स्टेन टोडोरोकी में लक्ष्य करता है और लगभग उसे पकड़ लेता है, लेकिन एडा टोडोरोकी को एक रिवर्स बढ़ावा के साथ हिट होने से बचाता है। टीम वर्क द्वारा वे दाग से बाहर खटखटाते हैं। इस बीच प्रोस्पेक्टर नोमो के खिलाफ लड़ता है, जिसके साथ ग्रैंड टोरिनो ने लड़ाई लड़ी, लेकिन यह पता चला है कि बूढ़ा आदमी खुद नहीं है। वह नोमो को विभाजित करता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। ग्रैंड टोरिनो को गली में निर्देशांक के लिए भेजा जाता है और प्रोस्पेक्टर खुद शेष 2 गनोमो के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो जाता है। प्रोस्पेक्टर सभी को लेन में जाने के लिए कहता है, जहां लोगों ने पहले ही खलनायक को बांध दिया है। उन्हें ग्रैंड टोरिनो द्वारा बधाई दी जाती है, जो खुश है कि डेकू ठीक है। एडा इस घटना के लिए माफी मांगता है। एक फ्लाइंग नोमो अचानक दिखाई देता है और डेकू को पकड़ लेता है। इस समय खलनायक को रिहा कर दिया जाता है और नोमो को नष्ट कर देता है, यह कहते हुए कि उसने भविष्य के उच्च समाज के लाभ के लिए ऐसा किया है। हालांकि उसके बाद वह सभी को नष्ट करने जा रहा है, लेकिन अपनी टूटी हुई पसलियों के कारण वह बस बाहर निकल जाता है। ग्रैंड टोरिनो, मैनुअल और पुलिस के प्रमुख होसु केंजी सरगामी नायकों के लिए अस्पताल आए थे। उन्होंने इस उत्कृष्ट काम के लिए लोगों को धन्यवाद दिया। ग्रैंड टोरिनो एक पकड़े गए खलनायक के बारे में सभी को बुलाते हैं, जो सही विश्व विचारधारा से बीमार है, और टोरिनो का मानना है कि वह खलनायक की एक लीग से जुड़ा हुआ है और शायद यह एक समान विचारधारा के साथ खलनायक की एक नई लहर को आकर्षित करेगा। वह यह भी रिपोर्ट करता है कि सभी के लिए खेल में वापस आ गया है। ग्रैंड टोरिनो ने सभी को डेकू को यह बताने के लिए कहा कि उसके विचित्र और खुद को क्या हुआ। 2 दिन बाद हर कोई खलनायक के बारे में जानता है जो नायकों को नष्ट करता है, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी जीवनी के पूर्ण विवरण के साथ उनके बारे में एक वीडियो भी बनाया। कई हीरो किलर मूवमेंट में शामिल होने लगे हैं।
बड़ी संख्या में नए खलनायक हर दिन अधिक से अधिक खलनायक की अगुवाई में शामिल होने के लिए तैयार हैं। कुछ दिनों बाद एडा और टोडोरोकी को अस्पताल से रिहा कर दिया जाता है। आयदा घर जाता है और टोबोबोकी ने नायक की भलाई के बारे में पता लगाने के लिए प्रयास करने का फैसला किया, जिसने कथित तौर पर नायक हत्यारे से सभी को बचाया था। जो कुछ भी हुआ उसके बाद सभी नायकों के बुनियादी प्रशिक्षण का संचालन कर सकते हैं, जहां वह उन्हें बचाव स्प्रिंट सिखाता है। इसके लिए एक पूरे क्षेत्र को अलग रखा गया है और स्प्रिंट का उद्देश्य सभी को बचाने के लिए है, जो क्षेत्र के केंद्र में होगा। जो सभी बचाता है वह पहले जीत सकता है। 4 का पहला समूह शुरू होता है। शुरुआत से ही सारा आगे टूट जाती है, लेकिन डेकू सभी से आगे निकल जाती है और डेकू ने बाकुगा से आंदोलन उधार लिए। हालांकि वह फिसल गया और सूरत विजेता बन गया। सभी डेकू के परिणामों से आश्चर्यचकित थे और उन्हें अपने कार्यालय में आमंत्रित किया। वहां सर्वशक्तिमान ने उसके बारे में कहानी और सभी के लिए शक्ति के उद्भव के बारे में बताया। जैसे ही क्वर्क्स दिखाई देने लगे, एक निश्चित व्यक्ति दिखाई दिया जिसे एक के लिए सभी कहा जाता था। उन्होंने पेशेवर रूप से लोगों में हेरफेर किया और सभी जापान पर कब्जा करना चाहते थे। उनके विचित्र ने उन्हें दूसरों की विचित्रता लेने के साथ साथ उन्हें अन्य लोगों को स्थानांतरित करने की अनुमति दी। उन्होंने बुराई का पक्ष चुनने का फैसला किया और सभी खलनायकों का नेता बन गया। क्वर्की ने विश्वसनीय लोगों को पारित किया, लेकिन सभी मानव शरीर स्थानांतरित शक्ति का सामना नहीं कर सकते थे। जब शरीर शक्ति का सामना नहीं कर सकता था तो व्यक्ति एक कमजोर इच्छा शक्ति वाली गुड़िया बन गया। इस प्रकार नोमू दिखाई दिया। इसके अलावा खलनायक का एक भाई था जो बिना विचित्र के पैदा हुआ था, लेकिन उसके पास न्याय की मजबूत भावना थी। इसने उसे अपने बड़े भाई को देखने के लिए चोट पहुंचाई और उसने उसका विरोध किया। उसके भाई ने उसे एक विचित्रता दी जो संचित शक्ति थी। यह पता चला कि उनके पास दूसरों को शक्ति स्थानांतरित करने के लिए एक छिपी हुई क्वर्क था, और जब इन दो क्वर्क्स मिश्रित होते हैं तो सभी के लिए एक की शक्ति दिखाई देती है, ताकि हमेशा के लिए जीने के लिए सभी के लिए सभी को अपने लिए अमरता का एक विचित्रता मिली, और उसके छोटे भाई ने अपने उत्तराधिकारियों को अपनी शक्ति पर पारित करने का फैसला किया। उस क्षण से ताकत का मार्ग सभी के लिए एक शुरू हुआ। छोटे भाई को उम्मीद थी कि किसी दिन पर्याप्त शक्ति अपने बड़े भाई को रोकने में सक्षम होने के लिए जमा होगी, और यह सर्वशक्तिमान था जो खलनायक को हराने में कामयाब रहा। हालांकि सभी एक के लिए बच गए और खलनायक की एक लीग की स्थापना की। एक दिन डेकू को एक महान बुराई का सामना करना होगा और उसे हराना होगा। डेकू ने घोषणा की कि वह दुनिया को बचाने के लिए तैयार है। इसके अलावा सर्वशक्तिमान अपनी घातक बीमारी के बारे में बताना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। यू स्कूल की अंतिम परीक्षा से पहले 1 सप्ताह बचा है, जहां एक लिखित और व्यावहारिक परीक्षा होगी। योयोरोजू ने लिखित परीक्षा के लिए सभी को तैयार करने में मदद करने के लिए स्वेच्छा से काम किया, इसलिए उसने सप्ताहांत के लिए सभी को अपने घर में आमंत्रित किया। और बी क्लास के छात्र केंडो ने कहा कि व्यावहारिक परीक्षा फिर से रोबोट के खिलाफ लड़ाई करेगी। 1 सप्ताह बीत जाता है, लिखित परीक्षा शुरू होती है जो 3 दिनों तक रहती है। यह व्यावहारिक परीक्षा का समय है। प्रिंसिपल नेजू ने खुलासा किया कि उन्होंने परीक्षा के नियमों को थोड़ा बदल दिया है, क्योंकि वे एक परेड लड़ाई पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। इसलिए उन्हें अपने क्वर्क्स के अनुसार जोड़ा गया और वे शिक्षकों के खिलाफ लड़ेंगे। सभी छात्रों के पास परीक्षा पास करने के लिए शिक्षक को हथकड़ी लगाने के लिए 30 मिनट का समय होगा, या निकास गेट को बाहर निकालें और परीक्षा लें। ताकत को बराबर करने के लिए प्रत्येक शिक्षक अपनी बाहों और पैरों पर वजन डालता है, जो उनके शरीर के वजन का आधा हिस्सा बनाते हैं। पहले किरिशिमा और सतोसे शिक्षक सीमेंटोस के खिलाफ लड़ने के लिए। जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, सीमेंटोस तुरंत सीमेंट की दीवारें बनाता है। किरिशिमा और सातो अपने विचित्रता दिखाते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन सीमेंटोस जानबूझकर समय के लिए स्टाल हो जाते हैं, क्योंकि वह अपने क्वर्क का उपयोग करने में सीमा को जानता है। उन्होंने परीक्षा को विफल कर दिया क्योंकि वे बाहर निकल गए। आसुई और टोकोयामी की एक्टोप्लाज्म के खिलाफ दूसरी लड़ाई। छात्र अपने क्वर्क्स को जोड़ते हैं, लेकिन एक्टोप्लाज्म 30 क्लोन तक बनाता है और उनके साथ हमले करता है। तथापि एसयूआई और टोकोयामी अच्छी तरह से बचाव करते हैं। एक्टोप्लाज्म तब एक विशाल क्लोन को बुलाता है जो हमला करता है और उनके शरीर पर ले जाता है। टोकोयामी अपनी छाया के साथ हमला करने की कोशिश करता है और आसुई अपने हथकड़ी को बाहर निकालता है, और छाया के माध्यम से वे शिक्षक को हथकड़ी लगाते हैं। इस प्रकार सफलतापूर्वक परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं। लोडर के खिलाफ ओजिरो और एडा की तीसरी लड़ाई। एडा ओजिरो को चारों ओर घूमने के लिए हाइपर त्वरण का उपयोग करता है और उसे गेट की ओर फेंकता है, इस प्रकार उन्हें परीक्षा पास करने की अनुमति देता है। चौथी लड़ाई में आइजावा के खिलाफ टोडोरोकी और योरोरोजू की एक जोड़ी। आइजावा टोडोरोकी की क्वर्क को अक्षम कर देता है और उसे लटका देता है। योयोरोजू एक फ्लैश ग्रेनेड बनाता है और टोडोरोकी को बचाता है। वह बच जाता है और उसके पीछे बर्फ की एक दीवार छोड़ देता है, जबकि योयोरोजू एक निकल और टाइटेनियम मिश्र धातु से आइजावा रिबन बनाता है, जो गर्म होने पर मिश्र धातु को कठोर बनाता है। उन्होंने एक जाल स्थापित किया और एक गुलेल के साथ आइजावा में रिबन फेंक दिया। उन्होंने शिक्षक को रिबन से बांध दिया और उसे हथकड़ी लगा दी। 13वें के खिलाफ अयामा और उर्राकू के बीच 5वीं लड़ाई। छात्रों ने भी सफलतापूर्वक परीक्षा उत्तीर्ण की। निर्देशक के खिलाफ कामिनारी और आशिदो के बीच लड़ाई शुरू होती है। निर्देशक इमारत को नष्ट करने और मलबे के साथ छात्रों को कवर करने के लिए एक क्रेन का उपयोग करता है। एक जानवर होने के बावजूद निर्देशक की विचित्रता एक उच्च विकसित बुद्धि है।
अशिदो और कामिनारी समय से बाहर चल रहे हैं, इसलिए वे परीक्षा में विफल रहते हैं। वर्तमान मिक के खिलाफ जीरो और कुजी जोड़ी की 7वीं लड़ाई। शिक्षक ध्वनि तरंगों के साथ हमला करता है। तब कुजी कीटों को नियंत्रित करना शुरू कर देता है और वे मिक को ढंकते हैं, इस प्रकार युगल को जीत देते हैं। शोजी और तोरू की अगली लड़ाई स्ट्रेलॉक के खिलाफ है। गनस्लिंगर ने शोजी से शॉट्स के साथ हमला किया, जबकि टोरू अदृश्य हो गया और आसानी से शिक्षक को हथकड़ी लगा दी। माइनरू और शियोरू की 9वीं लड़ाई आधी रात के खिलाफ लूनिक वर्क के साथ, क्योंकि वह उसे अपने शरीर की गंध के साथ सोने के लिए डाल सकती है। शियोरू ने मिनोरू को दूर धकेल दिया ताकि वह जादू के नीचे न पड़े। वह खुद इसके नीचे गिरता है और सो जाता है। फिर आधी रात को मिनोरू को मिल जाता है और उसे भिप के साथ हमला करता है। माइनरू गेट से आधी रात को दूर जाने के लिए दौड़ना शुरू कर देता है और फिर वह अपनी चिपचिपी गेंदों को फेंक देता है और उसे चिपक जाता है। फिर वे गेट से गुजरते हैं और टीम सफलतापूर्वक परीक्षा पास करती है। अंतिम लड़ाई बची हुई है। डेकू और बाकुगो बनाम सभी हो सकते हैं। सबसे पहले डेकू बाकुगो के साथ योजना पर चर्चा करना चाहता है, लेकिन वह इसके खिलाफ था और इसलिए उसे चेहरे पर मारा। लेकिन सर्वशक्तिमान ने हस्तक्षेप किया, एक झटका के साथ एक पूरे ब्लॉक को नष्ट कर दिया। सभी उन्हें यह दिखावा करने के लिए कह सकते हैं कि वह अब एक खलनायक है, इसलिए बाकुगो तुरंत चेहरे पर सभी पर हमला कर सकता है, लेकिन बाद में जमीन पर समाप्त हो जाता है। सभी तब डेकू पर स्विच कर सकते हैं और इसे बाकुगो में फेंक सकते हैं। बाकुगो गुस्से का कहना है कि वह डेकू के कचरे से मदद स्वीकार नहीं करेंगे, जिससे डेकू ने बाकुगो पर हमला करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया और फिर उसे पकड़कर एक गली में भाग लिया। वहां बाकुगो एक योजना के साथ आया, जहां वह एक तरफ से विस्फोट के साथ सभी को विचलित कर सकता है, जबकि डेकू दूसरी तरफ से सभी पर हमला करता है और गेट की ओर भागता है। लेकिन चीजें योजना के अनुसार नहीं जाती हैं, क्योंकि सभी बाकुगो के गॉन्टलेट और फिर डेकू को तोड़ सकते हैं। वह उन्हें इमारत में फेंक देता है, लेकिन बाकुगो सभी पर हमला करता है और डेक को गेट की ओर फेंकता है। हालांकि सभी डेकू को पकड़ सकते हैं और उसे जमीन में डाल सकते हैं। बाकुगो तब अपने सबसे मजबूत हमले के साथ हमला करने का फैसला करता है, लेकिन तुरंत जमीन में पटक दिया जाता है। बाकू को लेने और अपने साथ गेट की ओर दौड़ने से पहले डेकू ने अपनी शक्ति का उपयोग चेहरे पर पंच करने के लिए किया। अंततः डेकू और बाकुगो ने परीक्षा उत्तीर्ण की। इस बीच खलनायक जो खलनायक की लीग में शामिल होना चाहते हैं, वे शिगरकी के कैफे में आए हैं। शिगरकी किसी को प्राप्त नहीं करना चाहता है, इसलिए वह कुराजरी से मेहमानों को नष्ट करने के लिए कहता है। हालांकि कुरोचरी ने पहले वक्ताओं को सुनने का सुझाव दिया। पहला नवागंतुक टोगा है, एक साइकोपैथिक स्कूल ड्रिल जो पहले से ही कई अपराधों का संदेह है, और दूसरे का नाम दबी है, जो अपनी लीग में एक खलनायक की भूमिका निभाना चाहता है। तीसरा नाम स्टेन, शिगरकी ने अपना आपा खो दिया और नवागंतुकों को नष्ट करने का फैसला किया, लेकिन कुरोजरी ने हस्तक्षेप किया और नए खलनायकों की आवश्यकता के रूप में वार किया। स्कूल में आइजावा ने सभी को सूचित किया कि वे सभी एक साथ शिविर में जा रहे हैं। बच्चे पहले स्टोर में गए। शिबुरे की स्टालों के पास डेकू पाता है। उसे उससे बात करने की जरूरत थी, इसलिए वह डेकू को मजबूर करता है, अन्यथा वह उसे एक उंगली से नष्ट कर देगा। शिगरकी ने खुलासा किया कि वह हीरो किलर से भी नफरत करता है और वे स्पष्ट रूप से सहयोगी नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह। शिगरकी ने अपनी योजना को पूरा करने के लिए स्टीन के उद्देश्यों का उपयोग करने का फैसला किया। इस बीच उर्राकी डेकू में आता है और उसे शिगरकी के साथ पाता है। डेकू की प्रेमिका को देखकर खलनायक ने उसे जाने देने का फैसला किया और पहले से चेतावनी दी कि अगर डेकू उसके बाद जाता है तो वह कई निर्दोष लोगों को नष्ट कर देगा। शिगरकी निकलता है, लेकिन डेकू इस सवाल का अनुसरण करता है कि सभी को एक के लिए क्या चाहिए। शिगरकी जवाब देता है कि कोई नहीं जानता, लेकिन वह निश्चित रूप से जानता है कि अगली बार वह डेकू को नष्ट कर देगा। शिगरकी भीड़ में घुलने के बाद रुरका ने तब पुलिस को घटना की सूचना दी और मॉल अस्थायी रूप से बंद हो गया। नायकों और पुलिस ने स्वतंत्र रूप से जांच की, लेकिन शिगरकी को कभी नहीं मिला। तब डेकू को पुलिस स्टेशन में आमंत्रित किया गया था, जहां उन्होंने अन्वेषक नाओमी त्सुकाची के साथ बात की, जो खलनायक की लीग की जांच कर रहे हैं। उन्होंने जानकारी के लिए डेकू को धन्यवाद दिया और बाहर के रास्ते पर वे सभी के साथ डेकू की मां से मिल सकते हैं। वे फिर पुलिस एस्कॉर्ट के तहत घर चलाते हैं। चुपची ने सभी माइक को बताया कि यह एक खलनायक के साथ एक मौका मुठभेड़ की तरह था, इसलिए वे लीग ऑफ विलेंस देखना जारी रखते हैं, लेकिन उन्हें यूआई स्कूल की मदद की भी आवश्यकता होगी। सभी अन्वेषक और खलनायक की लीग को खोजने के लिए उसकी त्वरित नेतृत्व को देख सकते हैं। यूटी स्कूल का स्विमिंग पूल एक प्रशिक्षण सत्र की मेजबानी करता है, जहां छात्र क्वर्क्स के साथ गति में प्रतिस्पर्धा करते हैं। तथापि आइजावा प्रकट होता है और अपनी प्रतियोगिता के अंत की घोषणा करता है, क्योंकि पूल का समय समाप्त हो गया है। साथ ही पहले सेमेस्टर के अंत के कारण गर्मियों की कक्षाओं की शुरुआत भी हुई है। अब 2 कक्षाएं एक और एक बेट समर कैंप में जा रही हैं, ताकि वे अपने क्वर्क को प्रशिक्षित कर सकें और अपनी सहनशक्ति में सुधार कर सकें। छात्रों को शिविर के सामने सभा स्थल पर ले जाया जाता है, जहां वे पेशेवर जंगली बिल्ली के नायकों और एक शक्तिशाली पुरुष बिल्ली की एक टीम से मिलते हैं। हीरो मांडले उस शिविर को दिखाता है जिस पर छात्रों को पहुंचना चाहिए।
तब पिक्सबोट ने सभी को जादुई जानवरों के जंगल में चट्टान से फेंक दिया और अब सभी छात्रों का लक्ष्य जंगल के माध्यम से शिविर में जाना है, जो जादुई प्राणियों से भरा है। इस संबंध में शोजी और जीरो ने जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया और बाकी सभी ने इन राक्षसों को नष्ट करना शुरू कर दिया। नतीजतन पीटा और थके हुए छात्र सफलतापूर्वक अपने गंतव्य तक पहुंच गए। उन्हें शिविर में उनके प्रवास की शर्तें बताई गईं और उन्हें मंडला के भतीजे को कोटा नाम से भी पेश किया गया, जो नायकों से नफरत करता है क्योंकि उसके माता पिता के नायकों के माता पिता को ड्यूटी की लाइन में नष्ट कर दिया गया था। हालांकि डेकू ने उसे जानने का फैसला किया। कोटा ने एक बहुत शक्तिशाली पंचिंग तकनीक का इस्तेमाल किया। इस बीच सभी छात्रों को शिविर में रखा गया था। प्रशिक्षण अगले दिन शुरू होता है, इसलिए सभी छात्र एक गर्म झरने में ठीक हो गए। उनके कोड़ा दीवार से गिर गए क्योंकि उन्होंने अनूठा महिलाओं को देखा। डेकू ने उसे पकड़ लिया और उसे मेडिकल सेंटर ले गया। मांडले ने कोड़ा के मृत माता पिता के बारे में बताया और वह भी शिविर में हैं क्योंकि उनके पास कहीं और जाने के लिए नहीं है। अगले दिन आइजावा ने सभी को इकट्ठा किया और कहा कि आज का लक्ष्य पिछले 3 महीनों में बिजली के स्तर में बदलाव को दिखाने के लिए प्रत्येक छात्र की क्वर्क की ताकत बढ़ाना है। उन्होंने बाकुगो को आमंत्रित किया और उन्हें गेंद को फिर से फेंकने के लिए कहा। पिछला रिकॉर्ड 705 मीटर था और अब उसने 709 मीटर फेंक दिया। इसके साथ आइजावा ने दिखाया कि बाकुगा का क्वर्क पावर लेवल 3 महीनों में ज्यादा नहीं बदला था और इसलिए अब क्वर्क को मजबूत करना और सहन शक्ति को बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ समानांतर में खलनायक की लीक कम थी। हालांकि यह तूफान से पहले ही शांत है क्योंकि शिगरकी ने मजबूत खलनायक इकट्ठा किए हैं और एक स्ट्राइक फोर्स बनाया है और अब खलनायक अपनी दुस्साहसी योजना को लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच छात्र अपने लंबे प्रशिक्षण सत्र शुरू करते हैं जहां प्रत्येक अपने स्वयं के विचित्रता विकसित करता है। क्लास 1 बिट ने व्लाद के नेतृत्व में और वाइल्ड कैट्स की देखरेख में एक ही प्रशिक्षण शुरू किया। रागडोल अपने विचित्र की मदद से एक ही बार में सैकड़ों लोगों का निरीक्षण कर सकते हैं और अपनी कमजोरियों को पा सकते हैं। पिक्सबॉब पृथ्वी को नियंत्रित कर सकता है। मंडली के पास टेलीपैथी है। वह दूर से संदेश प्रसारित कर सकती है और लोगों के दिमाग को पढ़ सकती है। टाइगर हमलों और विनाश के लिए जिम्मेदार है, इसलिए उन्होंने डेकू प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण के बाद छात्रों ने अपना भोजन पकाया। डेकू ने कोड़ा को छोड़ते हुए देखा और उसे कुछ खाना देने का फैसला किया। हालांकि कोड़ा ने डेकू की मदद से इनकार कर दिया। इस बीच स्ट्राइक फोर्स शिविर पर हमला करने की साजिश रच रहा है, लेकिन अब वे मुख्य शरीर के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस समय छात्र कठिन प्रशिक्षण लेते हैं और शाम को वे साहस परीक्षण पारित करते हैं और जो यूई स्कूल परीक्षा पास नहीं करते थे आइजावा अपने साथ कक्षा में ले जाती है। परीक्षण का सार यह है कि एक वर्ग दूसरे को डराता है, इसलिए सभी को एक यादृच्छिक घर का उपयोग करके 2 नायकों के समूहों में विभाजित किया जाता है। हालांकि डेकी को एक साथी के बिना छोड़ दिया गया था। क्लैश सबसे पहले डराने वाला होगा और क्लैप पीड़ितों के रूप में कार्य करेगा। उसी समय एजवा ने छात्रों को कक्षा में ले जाया जहां मानमू और शिक्षक व्लाद उनका इंतजार कर रहे थे। वे सभी मंडले से एक टेलीपैथिक संदेश प्राप्त करते हैं कि उन पर हमला किया गया है। आइजावा तुरंत उनकी मदद करने के लिए जाता है। हालांकि सड़क पर उसे दबी द्वारा हमला किया जाता है और हमले आग के साथ खाली होते हैं, लेकिन आइजावा डोर्स डोबी के क्वर्क को निष्क्रिय कर देता है और उसे पहले जमीन में मारता है। हालांकि दबी घुल जाता है क्योंकि यह पता चला है कि यह 2 बार बनाई गई एक प्रति थी। अज्जवा जंगल से बाहर आने वाले कुछ छात्रों से मिलता है। वह छात्रों को व्लाद की कक्षा में भेजता है और वह जंगल में जाता है। इस बीच जंगल का हिस्सा जहरीले गैस से भरा हुआ था। विभिन्न स्थानों पर खलनायक ने एक साथ छात्रों और नायकों के एक समूह पर हमला किया। स्पिनर और मैग्ना ने पिक्सी बॉब, मंडले और टाइगर पर हमला किया। मैग्नी ने तुरंत पिक्सी बॉब को खटखटाया और खलनायक ने यह भी बताया कि वे लीग ऑफ विलेन के स्ट्राइक स्क्वाड से थे और उन्होंने अब स्टीन की विचारधारा को अपनाया, जिसमें कहा गया है कि हर नायक को एक नायक कहलाने का अधिकार अर्जित करना चाहिए और कमजोर नायकों को नष्ट कर दिया जाना चाहिए। मांडले और टाइगर स्पिनर और मैग्ने के खिलाफ लड़ना शुरू करते हैं। इस बीच डेकू कोड़ा को बचाने के लिए चला गया, जो मांसपेशियों से आगे निकल गया था। वह लगभग लड़के को नष्ट कर देता है, लेकिन डेकू द्वारा आखिरी क्षण में बचाया जाता है। जब मांसपेशियों को पता चला कि डेकू उसके सामने था, तो यह वह है जिसे शिगरकी ने पहले स्थान पर नष्ट करने का निर्देश दिया था। मांसपेशी तुरंत हमला करती है और डेकू को वापस चट्टान में मारती है। हालांकि मांसपेशी ने इसे फिसलने दिया और कहा कि स्ट्राइक फोर्स का लक्ष्य बाकुगो था। यह पता चला कि मांसपेशियों ने कूटा के माता पिता को नष्ट कर दिया, जिसके लिए डेकू ने एक शक्तिशाली हमले के साथ उस पर हमला करने का फैसला किया। हालांकि खलनायक झटका का सामना करता है, फिर मांसपेशियों पर फिर से हमला करता है, लेकिन डेकू चकमा देने का प्रबंधन करता है। डेकू के पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए वह मांसपेशियों से लड़ने का फैसला करता है और वापस नहीं। नतीजतन मांसपेशियों ने जमीन पर डेकू को पिन किया, लेकिन खलनायक बिल्ली से विचलित हो जाता है। पल को जब्त करते हुए डेकू अपनी 1 मिलियन प्रतिशत ताकत का उपयोग करता है और मांसपेशियों को मारने के लिए अपनी तकनीक का उपयोग करता है, उसे पहाड़ पर पटक देता है और उसे हरा देता है। डेकू लड़के और सिर को शिविर की ओर ले जाता है क्योंकि उसे तत्काल शिक्षकों और बिल्ली के दस्ते को सूचित करने की आवश्यकता है कि बाकुगो खलनायक का लक्ष्य है।
रास्ते में देखो आइजावा से मिलता है, जो उसे एक वीर प्रशिक्षु लाइसेंस की कमी की याद दिलाता है। लेकिन चूंकि अब सभी उपलब्ध बलों की आवश्यकता है, इसलिए उन्होंने मंडले से एक संदेश मांगा, जिसमें आइजावा ने सभी छात्रों को लड़ने की अनुमति जारी की। देखो मांडले के पास जाता है और आइजावा के संदेश को उसके पास ले जाता है और उसे यह भी बताता है कि कोबा सुरक्षित है। मांडले ने अपने विचित्रता का उपयोग करते हुए सभी को आइजावा के आदेश के बारे में सूचित किया और यह भी कहा कि डेकू ने इस जानकारी को पारित करने के लिए कहा कि खलनायक पर कब्जा करने का लक्ष्य बाकुगो था। डेकू बाकुगा की तलाश में चला गया। हालांकि मैग्नी ने उसे नष्ट करने का फैसला किया, लेकिन स्पिनर ने उसे रोक दिया क्योंकि स्टेन की विचारधारा के अनुसार खलनायक ने डेकू को एक योग्य नायक के रूप में मान्यता दी। इस बीच बाकुगो और टोडोरोकी को तुथी का सामना करना पड़ा, जिन्होंने तुरंत उन पर हमला किया। उन्होंने खलनायक से लड़ना शुरू कर दिया, लेकिन वे एक जाल में पड़ गए क्योंकि बाकुगा की क्वर्क आग बना सकती है और वे उनके पीछे गैस के कारण बच नहीं सकते। उसी समय डेकू ने शोजी और तोकोयामी का सामना किया, जिसकी छाया खलनायक के साथ लड़ाई के दौरान नियंत्रण से बाहर हो गई। यह पता चला कि उन पर दांतेदार पर भी हमला किया गया था और एक प्रतिकृति द्वारा शोजी की बाह को चोट पहुंचाई गई थी। यह देखकर तोकोयामी ने अपने विचित्रता का नियंत्रण खो दिया और अब तोकोयामी लोगों को छोड़ने और उस पर एक छाया छोड़ने के लिए कहता है। हालांकि दूर में बाकुगा के विस्फोटों को देखने के बाद डेकू एक योजना के साथ आया, जहां वे बाकुगा की ओर भागेंगे और उनके पीछे एक छाया खींचेंगे। वहां वह एक चमक बनाएगा और छाया शांत हो जाएगा। अंत में उन्होंने योजना को सफलतापूर्वक लागू किया। हालांकि बाकुगो ने तब तक इंतजार करने का फैसला किया जब तक कि छाया ने दांते को नष्ट नहीं किया। उसके बाद उन्होंने टोडोरोकी के साथ छाया को शांत किया। डेकू ने सभी को याद दिलाया कि बाकुगो खलनायक का लक्ष्य था, इसलिए उसने बाकुगो को शिविर में ले जाने की पेशकश की। उन्होंने बाकुगो के सामने एक तरह की ढाल का निर्माण किया। इस बीच योयोरोजू ने सभी छात्रों के लिए मुखौटे बनाए और टेत्सुत्सु ने शिक्षकों की मदद करने का फैसला किया, लेकिन केंडो ने उसे रोका और सुझाव दिया कि वह गैस बनाता है जो गैस बनाता है। खलनायक बहुत करीब था, इसलिए उन्होंने आसानी से उसे पाया। सरसों नाम के एक खलनायक ने टेत्सुत्सु पर हमला किया और उसका मुखौटा तोड़ दिया। उसे अपनी शक्तियों को खोने के लिए प्रेरित किया क्योंकि वह सांस नहीं ले सकता था। हालांकि केंडो ने अपनी बाहों को बढ़ाया और गैस को फैलाने वाले हवा के बवंडर बनाए। तब टेत्सुत्सु ने अपनी आखिरी ताकत के साथ खलनायक पर हमला किया और उसे खटखटाया। इस बीच युरुका और असुई तोगु के खिलाफ लड़ाई करते हैं। तोगा युरुका पर हमला करता है, लेकिन असुई ने उसका बचाव किया, जिससे उसकी जीभ टूट गई। फिर टोगा जंजीरों को एक पेड़ से बालों द्वारा आसुई मुराका खलनायक पर हमला करता है और उसके चेहरे को जमीन में डाल देता है। टोबी का कहना है कि वे दोनों एक जैसी गंध लेते हैं क्योंकि वे दोनों किसी के साथ प्यार करते हैं। वह अचानक अपने सिरिंज को युरका के पैर में चिपका देती है और उससे खून खींचती है। हालांकि देखो और बाकी लोग दिखाते हैं और टोगु पीछे हटने का फैसला करता है। यह पता चला है कि खलनायक को भी डेकू के साथ प्यार है। डेकू का सुझाव है कि वे सभी एक साथ शिविर में जाते हैं और बाकुगो को एस्कॉर्ट करते हैं। हालांकि यह पता चला कि बाकुगो और टोकोयामी गायब हो गए थे। श्री कंप्रेस द्वारा कब्जा कर लिया गया था। किसने स्ट्राइक टीम को सूचित किया कि उन्होंने लक्ष्य हासिल कर लिया है और खलनायक पीछे हटने लगे। लोग संपीड़ित की खोज में चले गए। डबी और 2 बार भी रैली पॉइंट पर गए और उन्होंने नोमा को भी उनके साथ बुलाया, जिससे गलती से यारोजू और एक फूलदान को परेशानी से बचाया गया। नोमो को मिस नहीं करने के लिए योरोरोजू एक ट्रैकिंग चिप बनाता है और अवीज इसे अपने क्वर्क के साथ नोमो के साथ संलग्न करता है। डेबी का एक और क्लोन छात्रों के लिए कक्षा में फट गया, लेकिन व्लाद ने उसे दीवार में डाल दिया। क्लोन का कहना है कि पूरा हीरो सिस्टम केवल 2 स्तंभों पर खड़ा है, नायक सभी और यू ट्रेनिंग का शिखर। हालांकि बस कुछ घटनाएं इस प्रणाली को नष्ट कर सकती हैं और यह दरार पूरे वीर दुनिया में फैल जाएगी। अजामा अचानक दिखाई दिया और क्लोन को नष्ट कर दिया। वह कोटा छोड़ देता है और वह दूसरों की मदद करने के लिए जाता है। प्रशिक्षण क्षेत्र में टाइगर और मांडले ने मैगन स्पिनर को लगभग हरा दिया, लेकिन कुरोजरी ने दिखाई और उन्हें मुक्त कर दिया। इस बीच लोग कोम्प्रेस का पीछा करते रहते हैं। देखो एक योजना के साथ आया था जहां उर्राका सभी को भारहीन बनाता है और एसयूआई ने उन्हें सीधे खलनायक की ओर लॉन्च किया। वे स्ट्राइक फोर्स की रैली पॉइंट पर दाईं ओर जमीन में संपीड़ित को पटक देते हैं। कई खलनायक पहले ही वहां आ चुके हैं जो तुरंत नायकों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। डबी ने अपनी आग से सभी को बिखेर दिया और टोगा उसके नए प्यार डेकू पर हमला करता है, जिसे वह नष्ट करना चाहती थी। हालांकि शोजी ने उसे रोक दिया। टोडोरोकी ने 2 बार पदभार संभाला, जबकि शोजी बाकुगो और टोकोयामी के साथ गहने पर कब्जा करने में सक्षम था। यह पता चला कि वे असली गेंद नहीं थे। कुरोजरी दिखाई दी और खलनायक अपने पोर्टल में प्रवेश करना शुरू कर दिया। आखिरी क्षण में आओमा ने झाड़ियों से संपीड़ित मांस पर एक लेजर गोली मार दी और वह गेंदों को गिरा देता है। शोजी गेंदों में से एक को हथियाने का प्रबंधन करता है और दूसरी गेंद डब्बी को पकड़ लेती है। नतीजतन तोकोयामी को बचाया गया और बाकुगो को खलनायक द्वारा ले जाया गया। पुलिस और अग्निशामक घटनास्थल पर पहुंचे, जिन्होंने बताया कि 3 खलनायक पर कब्जा कर लिया गया था।
मांसपेशी, सरसों गैस और अब एक टूथलेस खलनायक। घटना के बाद डेकू को अस्पताल ले जाया गया। अगले दिन सैकड़ों पत्रकार यूई स्कूल में पहुंचे, जबकि स्कूल उन शिक्षकों की एक बैठक आयोजित कर रहा था जहां एक बहस थी। शिक्षकों ने छात्रों की सुरक्षा के लिए अपने सभी प्रयासों को निर्देशित करने का फैसला किया। सभी को शुकुची से यह कहते हुए फोन आया कि उन्होंने आइजाबा और व्लाद से पूछताछ की और संभवतः बाकुगो का स्थान पाया। जब लेफ्टिनेंट सांसा जानकारी इकट्ठा कर रही थी तो उसे पता चला कि एक डरा हुआ आदमी एक इमारत में था। उन्होंने तुरंत घर के मालिक से संपर्क किया और यह पता चला कि वहां एक बार है। शुक्ची तब उन सभी से उनसे जुड़ने के लिए कह सकता है। सर्वशक्तिमान सहमत हैं। इस बीच डीईकेयू अस्पताल में ठीक हो रहा है। उनके सहपाठी उनका समर्थन करने आए थे। वहां किरिशिमा ने बाकुगो को जाने और बचाने की पेशकश की, जैसा कि डेकू के चैम्बर के रास्ते में उन्होंने टोडोरोकी के साथ गलती से योयोरोजू के शब्दों को सुना, जिन्होंने आवाज की मदद से नोमू के लिए एक ट्रैकिंग चिप संलग्न किया और इस तरह उसके स्थान को ट्रैक करता है। उन्होंने योरोरोजू से कहा कि वे विशेष रूप से उनके लिए एक और उपकरण बनाने के लिए, लेकिन एडा ने याद किया कि उन्होंने बिना अनुमति के चीजों में शामिल नहीं होने का वादा किया था। इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि सभी पर भरोसा करें और कोई भी रैश चालें न करें। इस निर्णय को अधिकांश छात्रों द्वारा समर्थित किया गया था। डेकू को एक परीक्षा के लिए भेजा गया था जहां उसकी दादी ने उसके हाथ ठीक कर दिए थे। हालांकि बड़ी संख्या में चोटों के कारण हाथ पूरी तरह से ठीक नहीं हुए। तब डॉक्टर ने कहा कि अगर डेकू को इस तरह की चोटें लगती हैं तो उसके हाथ लकवाग्रस्त हो जाएंगे। डॉक्टर ने कोता से एक पत्र भी दिया जिसमें उन्होंने उसे बचाने के लिए डेकू को धन्यवाद दिया। डेकू को अपनी मां से एक फोन आया जिसने उसे यू स्कूल छोड़ने के बारे में सोचने के लिए कहा। हालांकि डेकू सभी के लिए सब कुछ बकाया है और चूंकि उसने उसे एक नायक बनाया है, इसलिए वह उसे निराश नहीं कर सकता। जब डेकू येरोजू के साथ अस्पताल छोड़ता है तो लोग बाकुगो को बचाने लगते हैं। वे योकोहामा शहर में कामिना क्षेत्र में ड्राइव करते हैं। इस बीच चुकुची ने ऑपरेशन में कई नायकों को सूचीबद्ध किया। उन्होंने लीग ऑफ विलेन के मुख्यालय को संभालने की योजना पर चर्चा शुरू की। इस समय समाचार ने बताया कि स्कूल के छात्रों में से एक का अपहरण कर लिया गया था। शिगर की हर चीज से बहुत प्रसन्न है जो हो रही है और उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि बाकुगो ने खलनायक की लीग में शामिल हो गए। लेकिन बाकुगो यहां तक कि अपने जीवन की कीमत पर कभी भी खलनायक नहीं बनेंगे, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया। इस बीच लोग जगह पर पहुंचे और भेस में डाल दिया। सड़क पर चलते हुए उन्होंने यूई विद्यालय, जहां हेडमास्टर और कुछ शिक्षकों ने सभी प्रभावित छात्रों से माफी मांगी। तब पत्रकारों ने उन्हें मुश्किल सवालों के साथ बमबारी की और सामान्य निवासियों ने स्कूल और शिक्षकों के कार्यों की निंदा करना शुरू कर दिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखने वाले शिगर्की को खुशी हुई कि समाज नायकों से खुश नहीं है, क्योंकि वे अपने कर्तव्यों का सामना नहीं करते हैं और लोग नायकों द्वारा की गई गलतियों को माफ नहीं करना चाहते हैं। खलनायक नायकों को दो चेहरे वाले लोगों को कहते हैं जो पैसे और प्रसिद्धि के लिए रहते हैं और लोग किसके लिए, लेकिन वे हमेशा समर्थन के बजाय आलोचना करते हैं। तब शिगर्की ने जीत के लिए बाकुती के जुनून पर दबाव डालना शुरू कर दिया और फिर पूरी तरह से उसे रिहा करने के लिए कहा। हालांकि बाकुगो ने उड़ान भरी और चिगुर्की पर हमला किया। बाकुगो ने कहा कि उनका लक्ष्य सभी की तरह एक प्रसिद्ध नायक बनना है। इस बीच चुकुची और नायकों ने पहले ही योजना पर चर्चा की थी। यह पता चला कि निर्देशक और शिक्षकों ने खलनायक का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का इस्तेमाल किया, इसलिए नायकों का हमला यथासंभव अप्रत्याशित होगा। सभी और कई अन्य नायक शिगर्की के बार में टूट जाते हैं और खलनायक पर हमला करते हैं। शिगर्की जो हो रहा है उससे हैरान है और इसलिए कुरोगरी से सभी नोमों को बार में स्थानांतरित करने के लिए कहता है। हालांकि प्रेरित करने वाला कुरोचरी के मुंह को कवर करता है। इस बीच लोग हैंगर के पास पहुंचे जहां उन्हें बहुत कुछ नोमो मिला। हालांकि नायकों का एक और हिस्सा हैंगर में टूट गया और सभी नोमों पर कब्जा कर लिया। ग्रैंड टोरिनो बार में वह पूछता है कि वे सभी एक मालिक के लिए कहां हैं। अचानक कई पोर्टल दिखाई देते हैं जिसमें से नोमो उभरने लगता है। बाकुगो और खलनायक को इन पोर्टल्स में चूसा जाता है और नायकों ने एक बार फिर खलनायक की लीग को याद किया है। यह पता चला कि नायकों ने खलिहान पर कब्जा करने के बाद ऑल फॉर वन बॉस दिखाई दिया जिसने आसानी से नायकों पर हमला किया। प्रोस्पेक्टर और सभी नोमों से लड़ना शुरू कर सकते हैं। सर्वशक्तिमान नायकों की मदद करने के लिए हैंगर में जाने का फैसला करता है। इस दौरान सभी के लिए सबसे अच्छी जीन्स को नष्ट कर देता है क्योंकि उसका क्वर्क उसे नियंत्रित करने में कठिनाई के कारण उसे सूट नहीं करता है और डेकू और लोग डर से हैरान हैं और स्थानांतरित भी नहीं कर सकते। शिगर्की और अन्य खलनायक बाकुगो के साथ टेलीपोर्टर्स से निकलते हैं। एक के लिए सभी उसे हार के बारे में परेशान नहीं होने के लिए कहते हैं क्योंकि इसके लिए उसने अपने सभी खलनायकों को बचाया, साथ ही साथ बाकुगो भी। उस समय सभी प्रकट हो सकते हैं और बॉस पर हमला कर सकते हैं, लेकिन सभी एक ही समय में चार्क वर्क का उपयोग करते हैं और सभी पर पलटवार कर सकते हैं। बॉस कुरोगिरी का नियंत्रण लेता है और पोर्टल में प्रवेश करने के लिए खलनायक के लिए पोर्टल खोलता है और बाकुगो को भी अपने साथ ले जाता है।
सभी बॉस पर फिर से हमला कर सकते हैं और एक ही समय में बाकुगो को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बॉस उसे ऐसा करने नहीं देता है। देखो यह पता लगाने की कोशिश करता है कि बाकुगो कैसे बचाया जाए। उन्हें पता चला कि यह कैसे करना है, लेकिन लड़ाई में संलग्न किए बिना। आयदा में डिक्यू तब दीवार को धक्का दे रहा है ताकि वे बर्फ के स्प्रिंग बोर्ड के लिए धन्यवाद उड़ सकें। वे सफलतापूर्वक उड़ान भरते हैं और बाकुगो लोगों के लिए उड़ान भरता है और किरिशिमा का हाथ पकड़ता है, इस प्रकार बाकुगो को बचाता है। इस बीच बॉस मैग्ने के शरीर पर ले जाता है और सभी खलनायक को पोर्टल में ले जाता है। सभी उसकी आत्मा को इकट्ठा कर सकते हैं और बॉस को जमीन में डाल सकते हैं। उसके बाद सभी आंशिक रूप से अपना वीर रूप खो सकते हैं। सभी के पास अपनी युवावस्था से फ्लैशबैक हो सकता है, जहां वह अपने शिक्षक नाना शिमुरा को बताता है कि वह शांति का प्रतीक बनना चाहता है। सभी के लिए सभी के शिक्षक का अपमान करना शुरू कर देते हैं। तब सभी बॉस को अपनी सारी ताकत के साथ मार सकते हैं, लेकिन 100 मीटर की एक जोड़ी के लिए बॉस के झटका के जवाब में उड़ जाते हैं, जहां ग्रैंड टोरिनो उसे उड़ान में उठाता है। यह पता चला है कि उनकी लड़ाई दुनिया भर में प्रसारित होती है। सभी एक हमले के लिए सभी हो सकते हैं और वह अपने नायक के रूप को खो देता है। अब पूरी दुनिया सर्वशक्तिमान का सच्चा रूप देखती है। बॉस से पता चलता है कि शिगरकी नाना शिमुरा का पोता है। तब सहायक ने अपनी शक्ति को अपने दाहिने हाथ में यह कहते हुए केंद्रित किया कि वह नहीं खोएगा। अन्य नायक भी दिखाई देते हैं और घायल हो जाते हैं। सभी एक हमले के लिए सब कुछ कर सकते हैं और चारों ओर सब कुछ नष्ट कर सकते हैं। बॉस के बाद क्वर्क्स का एक पूरा संयोजन एकत्र करता है और सभी को नष्ट करने जा रहा है। वे शक्तिशाली हमलों का आदान प्रदान करते हैं। नायक ने ग्रैंड टोरिनो के निर्देशों को याद किया, इसलिए उन्होंने अपनी शक्ति को अपने बाएं हाथ पर केंद्रित किया। लेकिन यह एक जाल था और उसके बाद उसने फिर से अपने दाहिने हाथ में शक्ति को केंद्रित किया और एक शक्तिशाली झटका के साथ बॉस पर हमला किया। सभी ने अपना हाथ उठाया और वापस अपने नायक के रूप में बदल दिया। अंत में सभी को एक लोहे की कोशिका में रखा गया और जेल भेज दिया गया। और सभी ने पत्रकारों के कैमरे पर एक उंगली उठाई और कहा कि वह आगे था, लेकिन यह इशारा डेकू के लिए था क्योंकि शांति प्रतीक ने इस्तीफा दे दिया था। जो कुछ भी हुआ उसके बाद लोग बाकुगो को पुलिस में ले गए और सभी अस्पताल ले सकते थे। सभी चुकची और ग्रैंड टोरिनो का दौरा करने का फैसला कर सकते हैं, जो शिगरकी परिवार की जड़ों पर चर्चा कर रहे हैं। तब सभी शिगरकी की तलाश में जाने का फैसला कर सकते हैं, लेकिन वह ग्रैंड टोरिनो द्वारा रोका जाता है, यह कहते हुए कि वह और शुक्ची इससे निपटेंगे और सभी को यूई स्कूल जाना चाहिए। इस बीच टोडोरो की घर लौट आया है और अपने गुस्से में पिता को पाता है, जो अब नंबर 1 नायक है। हालांकि वह दुखी है कि उसने इस तरह से इस जगह को लिया। डेकू को सभी से एक संदेश मिला और वे समुद्र तट पर मिले। बैठक में सभी ने डेकू को चेहरे पर मारा क्योंकि वह अवज्ञा करता था और इसलिए दूसरी दुनिया में जा सकता था। सभी ने खुलासा किया कि उसका वीरतापूर्ण समय समाप्त हो गया था और वह अब अपने वीर रूप को बनाए नहीं रख सकता है, और उसने बिना नुकसान या चोट के बाकुगो को बचाने में सक्षम होने के लिए डेक की प्रशंसा की। क्योंकि सभी के पास समय हो सकता है, वह उत्तराधिकारी को प्रशिक्षित करेगा। इस बीच प्रिंसिपल ने फैसला किया कि छात्रों की सुरक्षा के लिए अपनी योजना शुरू करने का समय है। ऐसा करने के लिए शिक्षकों को छात्रों के माता पिता के साथ बात करने की आवश्यकता है ताकि वे नायकों के बढ़े हुए प्रशिक्षण के लिए अनुमति दें। अंततः सभी छात्रों ने अपने घर छोड़ दिए और यूई स्कूल के छात्रावास में चले गए। यूई डोरमेट्री में जाने से पहले एसावा ने नियमों को समझाया और उन्हें नया घर भी दिखाया। छात्रों का कार्य कमरों में खुद को व्यवस्थित करना है। निपटान के बाद उन्होंने एक अस्थायी वीर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एक आसन्न परीक्षा की घोषणा की, जो वर्ष में 2 बार आयोजित की जाती है। इस संबंध में शिक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि छात्र कम से कम 2 सुपर मूव्स तैयार करें और पास करें। छात्रों ने अपनी वेशभूषा पर रखा और जिम जाकर, जहां आइजावा बताते हैं कि सुपर मूव्स इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं, साथ ही नायकों को किस गुण के लिए आंका जाता है। अगले 10 दिनों के लिए सभी छात्र एक ही समय में 2 बार क्वर्क को प्रशिक्षित करेंगे और एक ही समय में सुपर मूव्स सीखेंगे और सभी नायक वेशभूषा में सुधार किया जाएगा। सभी डेकू की प्रगति का निरीक्षण करने और सुपर मूव्स बनाने के तरीके के बारे में अपने सुझाव देने के लिए भी आ सकते हैं। सभी ने डेकू को अपने स्वयं के अनूठे कदम के साथ आने का निर्देश दिया, जिससे वह गहरे विचार में जा सकते थे। वह इंजीनियरिंग विभाग में गए, जहां वे सूट में सुधार कर रहे हैं। एडा और उर्राका भी वहां गए। जब वे डेकू से मिले तो एक विस्फोट हुआ। यह एक हत्सुमई था और डेकू के लिए धन्यवाद। वह एक सुपर चाल के साथ आया था जो अपने पैरों की ताकत का उपयोग करता है। 4 दिन बाद उनकी पोशाक को उनकी बाहों और पैरों पर स्टेबलाइजर्स मिले और सभी छात्रों ने अपने सुपर मूव्स विकसित किए। परीक्षा का दिन आ गया है। सभी छात्रों का लक्ष्य इस परीक्षा को पास करना है और एक अस्थायी लाइसेंस के साथ अर्धपेशेवर नायक बनना है। परीक्षा के लिए 1540 छात्र पहुंचे, इसलिए पहले चरण का लक्ष्य प्रतिभागियों की संख्या को कम करना है। जो किसी को भी तीसरे लक्ष्य से टकराता है उसे 1 बिंदु मिलता है। 2 अंक प्राप्त करने वाले छात्र आगे बढ़ते हैं। पहला चरण शुरू होता है और इसलिए एक विशाल क्षेत्र दिखाई देता है। डेकू ने सुझाव दिया कि उनके सहपाठी एक साथ आते हैं और एक समूह के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन बाकुगो और टोडोरो की एकल प्रदर्शन करने का फैसला करते हैं।
हालांकि यूई फेस्टिवल आयोजित होने के बाद यूई स्कूल के सभी छात्रों के विचित्रों को अन्य स्कूलों के लिए जाना जाता है। जब शुरुआत की घोषणा की जाती है तो हर कोई यूई स्कूल पर हमला करना शुरू कर देता है। हालांकि छात्र अपने क्वर्क्स का उपयोग करते हैं और गेंदों से लड़ते हैं। फिर वह उसे जमीन पर पिन करती है। देखो ने उसे बल के साथ पीछे धकेल दिया। लेकिन उस क्षण में केत्सुबो का एक छात्र फिर लोग एक योजना के साथ आए जहां डेकू ने चारा बनने का फैसला किया ताकि सेरो और युरुका विरोधियों को बांध लें। नतीजतन वे सफलतापूर्वक अगले चरण में पारित हो गए। इस बीच टोडोरोकी ने 10 रंगीन निंजा का सामना किया कि वह जमा देता है, अपने कुलीन वर्गों को घर देता है, फिर निंजा ने पानी और भारी वस्तुओं को उस पर फेंक दिया और टोडोरोकी ने उन्हें एक जाल में फेंक दिया और टैंक को कमजोर कर दिया, जिससे विरोधियों को हराया। टोडोरोकी अगले चरण में आगे बढ़े। इस बीच सेको के पास एक आईक्यू क्वर्क है जो टी द्वारा सक्रिय होता है और उसे एक बुरी प्रतिभा में बदल देता है। उन्होंने सीआई अकादमी की अपनी टीम के साथ यूई समूह को देखा। बदले में वे इमारत में विरोधियों को भी नोटिस करते हैं। हालांकि सेको ने जीरो को रोकते हुए जोर से संगीत बजाया। जवाब में जीरो एक ध्वनि के साथ हमला करने का फैसला करता है, लेकिन उसका घर छत से एक शॉट के साथ टूट गया है। नियम में तापमान तेजी से गिरता है जिससे एजवीड सो जाता है। सेको का लक्ष्य यारोजू को गर्म करने और कमजोर होने के लिए अपने विचित्र का उपयोग करना है। योहिरो का सुझाव है कि दुश्मन इसके लिए इंतजार कर रहा था, लेकिन डेकू के शब्दों को याद किया, इसलिए वह 4 जोड़े हेडफोन बनाती है और फिर एक कमावृत्ति वाली ध्वनि के साथ जीरो पर हमला करने के लिए एक विशाल वक्ता। उसकी योजना ने काम किया, लेकिन सेको ने आखिरी क्षण में योरोरोजू को पकड़ लिया और खुद को उसके साथ कमरे में बंद कर दिया। हालांकि लोगों ने सेको को रोक दिया, इसलिए वे अगले चरण में गए। इस बीच बाकुगो, किरिशिमा और कामनेरी पर शिकेत्सुके हाई स्कूल सेजी शिशाकुरा के एक सोफोमोर द्वारा हमला किया जाता है, जिनके पास एक मांस राक्षस विचित्र है। वह तुरंत किरिशिमा को अपने मांस में बदल देता है और फिर सोफोमोर अपने मांस राक्षसों का निर्माण करता है, लेकिन बाकुगो ने उन्हें अपने विस्फोटों से नष्ट कर दिया। सीजी तब पुल के नीचे अपने मांस को टटोलता है और बाकुगो को मांस के ढेर में बदल देता है, लेकिन बाकुगो एक कामेनारी ग्रेनेड को फेंकने का प्रबंधन करता है जो बाकुगो को उड़ा देता है और फिर सीजी को बिजली के साथ फ्रे करता है जो राक्षसों पर उसका नियंत्रण कमजोर करता है। चेतना हासिल करने के बाद किरिशिमा ने खलनायक को बाहर कर दिया और फिर वे पहले से ही बहाल किए गए छात्रों पर स्विच करते हैं। नतीजतन तीनों अगले चरण से गुजरते हैं। प्रारंभिक परिणामों के अनुसार 11 यू छात्र पहले ही अगले चरण में पास हो चुके हैं और यू स्कूल में से कोई भी अभी तक बाहर नहीं किया गया है। इस बीच मैदान पर आयदा और ओयामा ने एक दूसरे की टीम बनाने और मदद करने का फैसला किया। हालांकि ओयामा अपने सपने को पूरा करने और नायक बनने के लिए आयदा के लिए खुद को बलिदान करने के लिए अंतिम क्षण में फैसला करता है। वह एक लेजर के साथ ध्यान आकर्षित करना शुरू कर देता है, लेकिन अचानक कबूतरों का एक झुंड दिखाई देता है जिसे कूजी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तोकोयामी भी अपनी छाया के साथ मिनोरू के साथ भी दिखाई देता है जो अपनी गेंदों से सभी को चिपका देता है और अदृश्य उपकरण छत सभी को अंधा कर देती है और गेंदों के साथ लक्ष्य पर हमला करना शुरू कर देती है। धन्यवाद, जिसके लिए उन्होंने संयुक्त रूप से परीक्षा पास की। सभी 100 प्रतिभागियों को चुना गया है, साथ ही यूआई के सभी 20 छात्रों को भी अगले चरण में पारित कर दिया है। दूसरा चरण शुरू होता है, इसलिए युद्ध के मैदान पर इमारत ढहने लगती है और अब छात्रों का लक्ष्य घायल लोगों को बचाना है जो विशेष रूप से प्रशिक्षित अभिनेता हैं। दूसरे चरण में प्रत्येक प्रतिभागी के पास 100 अंक होते हैं। किए गए गलतियों के लिए अंक प्रतिभागी से दूर ले जाया जाता है और प्रत्येक सहेजे गए व्यक्ति के लिए अंक जोड़े जाते हैं। यदि प्रतिभागी के अंक 50 से नीचे आते हैं तो उसे समाप्त कर दिया जाता है। प्रत्येक प्रतिभागी को एक कर्मचारी सौंपा जाएगा जो उसके कार्यों की निगरानी करता है। दूसरे चरण की शुरुआत की घोषणा की गई और डेकू लोगों के साथ एक रोते हुए बच्चे को मिला। हालांकि लड़के ने कहा कि सभी के पास माइनस पॉइंट थे। पहले से उन्हें स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में पूछना था। तब डेकू लड़के को ले गया और उसे घायल के लिए संग्रह बिंदु पर ले गया, जबकि बाकी सभी अन्य पीड़ितों की तलाश में चले गए। अन्य समूह भी घायल और उनके लिए आधार तैयार कर रहे हैं। अचानक प्रच्छन्न डाकू अपने नेता हीरो किलर भेल के साथ दिखाई दिए। अब सभी छात्रों के पास 2 लक्ष्य हैं, पीड़ितों को बचाने के लिए और उन्हें खलनायक से बचाने के लिए भी। डाकुओं ने अपना हमला शुरू कर दिया और भविष्य के नायकों को एक विकल्प बचाव या हमले का सामना करना पड़ा, जबकि डेकू इस बारे में सोच रहा था कि शिंदो को क्या करना है। अपराधियों को अपनी कंपन तरंगों के साथ हिरासत में लेने का फैसला करता है और वह हर किसी से पीड़ितों को दूर ले जाने के लिए कहता है। हालांकि किलर भेल के पास पहुंचता है और शिंदो को बाहर निकालता है, इसलिए टोडोरो की हस्तक्षेप करता है जो बर्फ के साथ हत्यारे भेल पर हमला करता है। इंसा योरोशी भी उनकी सहायता के लिए आया था। उसने आसानी से अपराधियों को उड़ा दिया, लेकिन टोडोरो की आग से हमला करने का फैसला करता है और योरोशी हवा की एक धारा के साथ हमला करता है, जिसके कारण वे एक दूसरे के साथ अपने विचित्रों के साथ हस्तक्षेप करते हैं और बहस करना शुरू कर देते हैं। हालांकि वे डाकुओं के सीमेंट मिश्रण से बाधित होते हैं।
वे एक ही समय में हमला करना शुरू कर देते हैं, जिससे आग की लपटें शिंदो की ओर उड़ जाती हैं, लेकिन डेकू उसे बचाने के लिए प्रबंधन करता है। किलर व्हेल तब एक ध्वनि लहर के साथ योरिश पर हमला करती है और टोडोरोकी को भी पकड़ लेती है। इस बीच शिंदो अपने इंद्रियों पर आता है और पीछा करने वाले अपराधियों को रोकता है और डेकू से उन्हें नष्ट करने के लिए कहता है। टोडोरोकी और योरिशी ने महसूस किया कि उन्होंने गलती की है, इसलिए टोडोरोकी ने योशी के एयरफ्लो में आग को निर्देशित किया, जिसके कारण उन्होंने संयुक्त रूप से एक आग बवंडर बनाया और इसके साथ हत्यारे भेल को घेर लिया। इस समय डेकू और अन्य नायक खलनायक को नष्ट करना शुरू करते हैं। हालांकि किलर भेल ने फायर बवंडर को बाहर कर दिया, लेकिन डेकू दिखाई देता है और नायक को बाहर निकाल देता है। परीक्षा के अंत की घोषणा की जाती है क्योंकि पीड़ितों को बचाया जाता है। न्यायाधीशों ने छात्रों के बिंदुओं की गणना की, जहां परिणामस्वरूप लगभग सभी लोग बाकुगो, योराशी और टोडोरोकी को छोड़कर गुजर गए। सभी को उन बिंदुओं से परिचित करने के लिए पत्रक दिए गए थे जिन पर उन्हें सम्मानित किया गया था या अंकित अंक दिए गए थे। नतीजतन परीक्षा पास करने वाले नायकों को नायकों का एक अस्थायी लाइसेंस मिला, और जो लोग परीक्षा पास नहीं करते थे उनके पास इसे प्राप्त करने का एक और मौका है। ऐसा करने के लिए आपको विशेष पाठ्यक्रम लेने और एक व्यक्तिगत परीक्षण पास करने की आवश्यकता है। यदि परिणाम अच्छे हैं तो उन्हें एक अस्थायी हीरो लाइसेंस भी मिलेगा। यह पता चला कि कामी की उपस्थिति के नीचे हिमिको टोगा थी, उसकी मेटामोर्फोसिस क्वर्क। जब वह मानव रक्त को अवशोषित करती है तो वह उसमें बदल सकती है, और जब उसने डेकू के साथ एक लड़ाई में अपना चेहरा खरोंच दिया तो उसने अपना खून प्राप्त किया। इस बीच सर्वशक्तिमान ने टाटार जेल का दौरा किया, जहां सभी के लिए सभी को आयोजित किया जा रहा है। सभी को शिकरेकी के स्थान का पता लगाने के लिए आ सकता है। हालांकि सभी के लिए कोई भी पता नहीं है कि वह कहां है, जैसा कि उसने मुफ्त तैराकी में भेजा है। इसके अलावा सभी ने बताया कि सभी के इस्तीफे के बाद लोग अब नायकों पर भरोसा नहीं करते हैं, और इसलिए सभी केवल यह देख सकते हैं कि उनकी शक्तिहीनता के कारण वीर दुनिया कैसे अलग हो जाती है। हालांकि सभी समझ सकते हैं कि सभी के लिए एक शिगरकी की मदद से सभी और उसके उत्तराधिकारी डेकू को नष्ट करना चाहता है, लेकिन सभी को छोड़ने का इरादा नहीं है और खलनायक को कुचलने का वादा किया गया है। घर के रास्ते में सभी को डेकू से अपने अनंतिम लाइसेंस की एक तस्वीर मिल सकती है, इसलिए वह अपने उत्तराधिकारी के लिए बहुत खुश है। उस शाम डॉर्म पर बाकुगो ने डेकू से उससे बात करने के लिए कहा। वे उस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जहां बाकुगो पहली बार डेकू से हार गए थे। बाकुगो यह पता नहीं लगा सकता है कि कोई विचित्रता के साथ एक कमजोर किस तरह से यूई में मिला, और फिर एक विचित्रता मिली, और यहां तक कि एक नायक का लाइसेंस प्राप्त करने में सक्षम था। कामिना में लड़ाई के बाद बाकुगो को पता चला कि डेकू को अपनी शक्ति प्राप्त हो गई, क्योंकि उन्होंने सभी को एक के लिए देखा और एक ही समय में कई क्वर्क्स का इस्तेमाल किया। वह शुरू से अंत तक अपने पूरे रास्ते को समझता था, लेकिन वह समझ नहीं पाया कि सर्वशक्तिमान ने उसे अपने उत्तराधिकारी के रूप में क्यों चुना। अपने लिए इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए वह डेकू को लड़ने के लिए आमंत्रित करता है। बाकू डेकू पर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन वह चकमा देता है क्योंकि वह लड़ना नहीं चाहता है। बाकुगो ने हमेशा सभी को देखा, लेकिन अब जब उन्होंने अपनी शक्ति को डेकू में स्थानांतरित कर दिया तो उन्होंने अपनी ऊर्जा को स्वयं सुखा दिया, और इसलिए अब दुनिया का प्रतीक नहीं है जिसे बाकुगो ने देखा था। और अब बाकुगो को नहीं पता कि आगे क्या करना है। डेकू अपनी भावनाओं को समझता है, लेकिन अगली बार जब वह हमला करता है तो वह उसे चेहरे पर घूंसा मारता है। डेकू ने पूरी ताकत से वापस नहीं जाने और लड़ने का फैसला किया। हालांकि अकुगो इतनी तेजी से हमला करता है कि डेकू के पास प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं है। डेकू उठता है, लेकिन बाकुगो उसे अंधा कर देता है और फिर से हमला करता है। यह भी पता चला कि डेकू ने हमेशा बाकुगो की प्रशंसा की और उन्होंने डेकू को और भी अधिक प्रेरित किया, जो कि सभी की तुलना में अधिक हो सकता है। डेकू एक पलटवार शुरू करता है, लेकिन बाकुगो ने उसे जमीन में डाल दिया। यह पता चला कि एक प्रहरी रोबोट पूरी लड़ाई देख रहा था, जिसने इज़वा को इस बारे में सूचित किया। अंजाबा बाहर गया और सभी से मिले। सभी जोन बी में दिखाई दे सकते हैं, जहां उन्होंने लोगों को शांत होने के लिए कहा और उन्होंने उनकी पूरी बातचीत भी सुनी। सभी तब बाकुगा को समझाया जा सकता है कि उसने डेकू को क्यों चुना। बाकुगा खुद को एक कमजोर कहती है क्योंकि उसे पछतावा होता है कि दुनिया फिर कभी नहीं देखेगी, यह विश्वास करते हुए कि अगर वह मजबूत होता तो वह उसे बचा लेता। लेकिन सर्वशक्तिमान ने जवाब दिया कि उसका समय रास्ते में था और इसलिए किसी की गलती नहीं थी। अंत में सभी ने उसे शुरू से अंत तक पूरी कहानी बताई हो सकती है, और बाकुगो ने एक गुप्त के बारे में गुप्त रखने का वादा किया। बाकुगो और डेकू अब प्रतिद्वंद्वी हैं। इज़ला ने भी छात्रों को नियमों को तोड़ने के लिए दंडित किया। उन्होंने बाकुगो को 4 दिन की हाउस अरेस्ट और डेकू को साफ करने के लिए 3 दिन दिए। सर्वशक्तिमान के प्रस्थान के बाद से शांति के प्रतीक के इस्तीफे की खबर टीवी पर चर्चा की जा रही थी और लोगों के दिमाग में भ्रम पैदा करने के लिए। लेकिन दूसरी चौंकाने वाली खबर यह थी कि अब प्रॉस्पेक्टर आशा का नया प्रतीक होगा। इसके साथ समानांतर में खलनायक के कई समूह अधिक सक्रिय हो गए हैं और हर दिन उनमें से अधिक हैं। शिगरकी के नेतृत्व में खलनायक की लीग एक अभूतपूर्व गति से बढ़ी। हालांकि वे खलनायक की अपनी पसंद में बहुत चयनात्मक हो गए और इसलिए स्ट्राइक फोर्स ने पागल और मजबूत खलनायक का चयन किया।
इस बीच प्रिंसिपल नेजू ने पूरे स्कूल की बैठक की। उन्होंने कठिन वर्तमान स्थिति के बारे में बात की जो भविष्य में बिगड़ सकती है, इसलिए नायकों द्वारा अंशकालिक काम को वीरतापूर्ण अभ्यास के प्रकार के अनुसार पेश किया जाएगा। अब यूआई स्कूल का मुख्य लक्ष्य इस कठिन समय में योग्य नायकों को उठाना है। प्रदर्शन व्लाद के साथ समाप्त हुआ, जिन्होंने स्कूल के नियमों का पालन करने के लिए कहा, अन्यथा कटौती होगी। कक्षा में एजवा ने एक व्याख्यान दिया और अंशकालिक नौकरी के बारे में अधिक विस्तार से बताया। चूंकि यह काम अकादमी के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसलिए प्रत्येक छात्र खुद के लिए जिम्मेदार होगा। हालांकि छात्रों को नुकसान में है क्योंकि वे त्योहार में भाग नहीं ले सकते थे, लेकिन बस हीरो के रूप में अतिरिक्त पैसे कमाएं। अरिजावा ने बताया कि यह त्योहार पीआर के लिए था ताकि नायक एजेंसियां छात्रों को नोटिस कर सकें। अब एक अस्थायी लाइसेंस के साथ छात्र मिशन में भाग लेने में सक्षम होंगे। इस बीच देखू और बकुगो सफाई कर रहे हैं। देखू हैरान है क्योंकि वह केवल एक दिन चूक गया था और अकादमी में क्या हो रहा है इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता है। हालांकि सजा के कारण सभी छात्रों को बाकुगा और डेकू को अपने भविष्य की इंटर्नशिप के बारे में बताने से मना किया गया था। यह 3 दिन हो गया है, देखू घर की गिरफ्तारी से बाहर है और अब देखू पकड़ना चाहता है। आइजावा इंटर्नशिप पर विस्तृत। ऐसा करने के लिए उन्होंने स्कूल के 3 सबसे मजबूत छात्रों को आमंत्रित किया, जिन्हें बिग 3 कहा जाता है। टेनकी अमेगिकी ने पहले बात की, लेकिन वह हिलने लगे और कक्षा से दूर हो गए। नेडगर हैडो ने अपनी प्रस्तुति को संभाला, लेकिन उसके बाद वह छात्रों से बेवकूफ और अजीब सवाल पूछना शुरू कर दिया। असला ने तब नाराज होकर तिकड़ी को सामान्य रूप से व्यवहार करने के लिए कहा। तब मिरियो तोगता बोलने लगी। उन्होंने एक सवाल पूछा, लेकिन जवाब पूरी तरह से मौन था क्योंकि कोई भी उसके मजाक को नहीं समझता है। उन्होंने सभी को लड़ने के लिए आमंत्रित किया, सभी छात्रों को एक मिरियो के खिलाफ एक साथ, क्योंकि उनका मानना है कि उनकी शक्ति के स्तर के बीच अंतर दिखाने का सबसे अच्छा तरीका बीएओ में व्यक्तिगत अनुभव है। नतीजतन छात्रों ने कपड़े बदल दिए और प्रशिक्षण क्षेत्र में मिले। देखू ने पहले हमला करने का फैसला किया, लेकिन उनका हमला मुरियो के शव से होकर गुजरा। बाकी लोगों ने भी हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन मुरील ने पहले रेंज किए गए सेनानियों को खटखटाया और फिर हाथ से मुकाबला किया। देखू ने महसूस किया कि अगर मुरियो हमला करते समय स्पष्ट है तो उसे पलटवार पर पकड़ना सबसे अच्छा है। मुरियो भागता है और भूमिगत हो जाता है। वह देखू के पीछे दिखाई देता है, लेकिन देखू जल्दी से प्रतिक्रिया करता है और उसे मारता है। हालांकि मिरियो धूर्तता अपर केस डीकू। आइजावा ने स्पष्ट किया कि मिरियो उन लोगों में से पहला है जो नायकों में से पहला बन सकते हैं। नतीजतन मिरियो ने सभी को पेट में एक झटका के साथ बिखेर दिया। मिरियो की क्वर्क में प्रवेश के लिए पता चला है। जब वह अपने विचित्र का उपयोग करता है तो वह भारी हो जाता है। हालांकि इसे रद्द करते समय आइटम तुरंत उसे पीछे धकेलता है क्योंकि यह भौतिकी के नियमों का उल्लंघन करता है, लेकिन उसके विचित्र के लिए पर्याप्त डाउनसाइड हैं। जमीन के नीचे वह सांस नहीं ले सकता, देख या सुन सकता है। यह राज्य एक ब्लैक होल के बराबर है। वह शरीर के हिस्से पर एक विचित्र का उपयोग भी कर सकता है और इस तरह दीवारों से गुजर सकता है। तब मिरियो ने एक शांत और प्रेरक भाषण दिया। पूरा बिंदु यह है कि अनुभव ताकत में बदल जाता है। देखू ने तुरंत महसूस किया कि मुरियो स्वाभाविक रूप से मजबूत नहीं था, लेकिन क्योंकि उन्होंने प्रशिक्षण के माध्यम से अपने कौशल को विकसित किया और किसी और की तुलना में कड़ी मेहनत की, मुरियो ने यह भी स्वीकार किया कि डीकू काफी मजबूत है। उस शाम देखू ने एक इंटर्नशिप के बारे में पूछताछ करने के लिए ग्रैंड टोरिनो को फोन करने का फैसला किया। हालांकि बूढ़े आदमी ने उसे मना कर दिया। जैसा कि वह अब खलनायक की एक लीग की तलाश में व्यस्त है, उसने उसे अपने पूर्व भागीदारों को देखू की सिफारिश करने के लिए सभी को भेजा। इस बीच लीग ऑफ विलेंस ने ओवरहोल के प्रमुख के साथ मुलाकात की। जिन लोगों को बुराई के बाल होने के लिए भरोसा किया गया है और जो लोग बुराई करने के लिए स्वतंत्र हैं, वे जल्द ही मिलेंगे। समाचार कंपनी पहले नायक के रूप में सभी के प्रस्थान के बारे में एक कहानी तैयार कर रही है। हालांकि प्लॉट के लिए पत्रकारों के पास केवल कामिनो से एक वीडियो रिकॉर्डिंग है, क्योंकि सभी के दोस्त और सहकर्मी अतिरिक्त जानकारी देने से इनकार करते हैं। उनके पास सभी के अंतिम प्रतिद्वंद्वी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वह कामिनो में लड़े। अब वे जानते हैं कि सभी को जीनियस डेविड शील्ड के साथ भागीदारी की गई थी और उनकी मदद से वह पूरी दुनिया की सुर्खियों में आ गए। और जब वह जापान लौट आया तो उसने अपनी हीरो एजेंसी की स्थापना की और दुनिया का प्रतीक बन गया। पत्रकार तनो टोकुला लेखकों के पास आए। उन्होंने अपने सहयोगियों का ध्यान वाक्यांश के लिए आकर्षित किया, आप आगे हैं, जो कि कामिनो में सर्वशक्तिमान द्वारा बोला गया था। तनो का सुझाव है कि यह वाक्यांश खलनायक के लिए नहीं था, बल्कि सभी के उत्तराधिकारी के लिए था, जो कि नायक ने यूई स्कूल में पाया था। हालांकि पत्रकारों को अभी तक नहीं पता है कि वास्तव में उसका उत्तराधिकारी कौन है, लेकिन उनके पास गलत धारणाएं हैं। इस संबंध में संपादक इन चीफ तनो को यूई को भेजता है ताकि वह हीरो क्लास के बारे में लेख लिखने की आड़ में सभी को एक उत्तराधिकारी पाता है, जिसके आधार पर इजला ने छात्रों को चेतावनी दी कि पत्रकार उनके पास आएंगे। अगले दिन तनेओ यूई में पहुंचे।
उन्हें सभी छात्रों को पता चला और उन्हें कैमरों पर ध्यान दिए बिना हमेशा की तरह व्यवहार करने के लिए कहा। टेनो ने जानकारी एकत्र करके अपनी खोज शुरू की और वह अयामा के बारे में जानकारी का अध्ययन करने वाले पहले व्यक्ति थे। इस प्रकार उन्होंने छात्रों की सभी कहानियों के माध्यम से देखा और अब वह उन्मूलन की विधि से उत्तराधिकारी की गणना करेंगे। ऐसा करने के लिए उन्होंने स्पोर्ट्स फेस्टिवल के परिणामों को ध्यान में रखा, जहां उन्होंने तुरंत बाकुगो और टोडोरोकी को सूची से बाहर कर दिया। और कुछ और लोगों को देखने के बाद तनो ने डेकू पर अपना ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि उनकी क्वर्क कुछ हद तक सभी के क्वर्क के समान है। उन्होंने डेकू से संपर्क किया और उन्हें बताया कि वह 18 साल पहले के बाद से सभी का एक उत्साही प्रशंसक था। नायक ने अपने पिता को एक औद्योगिक क्षेत्र में विस्फोट से बचाया और अब तनो को बहुत खेद है कि सभी ने हाल ही में अपना पद छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने अप्रत्याशित रूप से कहा कि उन्होंने अनुमान लगाया कि डेकू सभी के उत्तराधिकारी थे, क्योंकि उन्हें उनके बीच एक संबंध महसूस हुआ, साथ ही साथ उनके क्वर्क्स समान हैं। इसे सत्यापित करने के लिए पत्रकार को ऑलमे और डेकू के बीच संबंधों के पूरे इतिहास का अध्ययन करना था, साथ ही कई लोगों से बात करना था। उन्होंने डेकू को हैरान कर दिया, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उन्हें क्या कहना है। हालांकि तनो ने डेकू की प्रशंसा की और उनसे माफी भी मांगी और उन्हें यूरी में आने का सही कारण बताया। चूंकि उन्हें उत्तराधिकारी मिला था लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं है, उन्होंने अपनी आगामी पुस्तक यंग ईयर्स ऑफ द पीस सिंबल के बाद ही डेकू के साथ एक सेल्फी ली। तनो ने यूई को छोड़ दिया। उन्होंने संपादकीय कर्मचारियों को बताया कि उन्हें उत्तराधिकारी नहीं मिला था, लेकिन उन्होंने अपनी नई पत्रिका के लिए सर्वशक्तिमान की एक तस्वीर ली। इस बीच लीग ऑफ विलेंस और शिजाकी के बीच एक बैठक है, जिसे डेथ के 8 टेस्टामेंट्स के रिक्लेमर के रूप में भी जाना जाता है, जिसे याकुजा कहा जाता है। चिसाकी ने खुलासा किया कि वह सभी के इस्तीफे के कारण नहीं, बल्कि सभी के नुकसान के कारण खलनायक की लीग में आया था, क्योंकि वह अंडरवर्ल्ड का सम्राट था और अब गैंगस्टर की दुनिया एक नेता के बिना छोड़ दी गई थी। लेकिन शिगरकी ने तुरंत कहा कि वह अब गैंगस्टर दुनिया का नया प्रमुख होगा। हालांकि चिसाकी को संदेह था, क्योंकि शिगरकी के पास कार्रवाई की स्पष्ट योजना नहीं है और पहले से ही अपनी टीम के कई खलनायकों को खोने में कामयाब रहे हैं। इसके विपरीत चिजाकी के पास एक स्पष्ट योजना है, जिसे लागू करने के लिए बहुत सारे पैसे की आवश्यकता होती है, लेकिन कोई भी ऐसा बहुत पैसा आवंटित नहीं करना चाहता है। इसलिए वह अपनी वैश्विक योजना को लागू करने के लिए खलनायक की लीग के नाम का उपयोग करना चाहता है, जिसमें वह नायक समुदाय को कुचलना चाहता है। हालांकि शिगरकी ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया और मैग्नी ने चिजाकी को अपने अपमान के लिए नष्ट करने का फैसला किया। लेकिन चिजाकी ने तुरंत मैग्नी को अपने विचित्र के साथ अलग कर दिया, क्योंकि उसकी क्वर्क की मदद से पुनर्स्थापक किसी भी पदार्थ को बहाल या नष्ट कर सकता है। फिर संपीड़ित ने उसे अपने विचित्र के साथ कैद करने के लिए रेस्टोरर पर हमला किया। हालांकि संपीड़ित एक लाल गोली से टकरा गया था और उसकी विचित्रता अक्षम थी, जिससे चिजाकी ने उसकी बाह को घायल कर दिया। शिगेरिकी ने लड़ाई को देखते हुए भी चिजाकी पर हमला करना शुरू कर दिया और 8 उपदेशों में से एक ने अपने नेता की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। शिजाकी ने नरसंहार को रोकने की पेशकश की, क्योंकि वह खलनायक की संख्या खोना नहीं चाहता था। जाने से पहले शिजाकी ने प्रस्ताव के बारे में सोचने के लिए शिगरकी के लिए अपना बिजनेस कार्ड फेंक दिया और फिर वाचा गायब हो गई। हालांकि खलनायक की लीग अपने सेनानियों के नुकसान का बदला लेना चाहती है, इसलिए शिगरकी यह सुनिश्चित करने के लिए सब कुछ करेगी कि वे अपनी ज्यादतियों के लिए भुगतान करें। स्कूल में रहते हुए यूई एजावा ने छात्रों को घोषणा की कि वे अब केवल प्रतिष्ठित एजेंसियों में प्रशिक्षित करेंगे और वहां वे अंशकालिक काम को प्रोहीरो के रूप में करेंगे, क्योंकि कुछ शिक्षक किसी भी इंटर्नशिप के खिलाफ थे। सभी छात्र अब सोच रहे थे कि उन्हें कहा जाना चाहिए और देखो तुरंत ग्रैंड टोरिनो को बुलाने के लिए चला गया। बूढ़े व्यक्ति ने उसे मना कर दिया, लेकिन उसने अपने पूर्व भागीदारों की एजेंसियों को उसके माध्यम से प्राप्त करने के लिए सभी को देखू भेज दिया। हालांकि सभी 3 कारणों से देखू को भी ठुकरा सकते हैं। पहला कारण यह था कि सभी स्कूल के बाहर छात्र इंटर्नशिप के खिलाफ हो सकते हैं। दूसरा, डीईकेयू को अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता थी और तीसरा, सभी अपने पूर्व साथी नितई से बात नहीं करना चाहते थे। चूंकि नितई ने अपने क्वर्क के साथ सभी के करियर के अंत की भविष्यवाणी की थी और वह सही था, लेकिन डेकू ने अपने गुरु को मनाना जारी रखा, क्योंकि उन्हें मजबूत होने की जरूरत थी। हालांकि सभी अभी भी उसे नितई से परिचित कराने से इनकार कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए वह मिरियो को ले गया, जो अब नितई के साथ एक इंटर्नशिप से गुजर रहा है और डेकू की मदद करने में सक्षम होगा। उस समय ऑल नाइट ने खुद को याद किया जब उन्हें पहली बार स्कूल में नौकरी मिली और प्रिंसिपल नेजू ने तुरंत सुझाव दिया कि वह मिरियो को अपना उत्तराधिकारी बनाए। अगर नायक डेकू से नहीं मिला होता तो मिरियो अब उत्तराधिकारी होगा। इस बीच डेकू और मुरियो ने नितई के कार्यालय से संपर्क किया, जहां मुरियो ने डेकू को चेतावनी दी कि नितई बहुत सख्त व्यक्ति है, लेकिन अगर डेकू अच्छे चुटकुले बताता है तो मुझे सबसे अधिक संभावना एजेंसी में स्वीकार किया जाएगा। कार्यालय में प्रवेश करते हुए डेकू ने तुरंत सभी को प्रभावित करना शुरू कर दिया, लेकिन नितई ने इस मजाक की सराहना नहीं की, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि वह सभी का मजाक उड़ा रहा था। दीवार पर सभी पोस्टरों को देखकर डेकू ने महसूस किया कि नितई उसका बहुत बड़ा प्रशंसक था, इसलिए उसने उसे पूरी स्थिति के बारे में बताया।
हालांकि नितई ने डेकू को सभी के उत्तराधिकारी के रूप में नहीं पहचाना, क्योंकि उन्हें लगा कि मिरियो को उत्तराधिकारी होना चाहिए। इसके बावजूद नितई ने डेकू को 1 महीने के अनुबंध की पेशकश की, लेकिन अगर वह खुद को अनुबंध पर मुहर लगाते तो वह इसे स्वीकार कर लेता। डेकू ने हर तरह से सील लेने की कोशिश की और यह भी समझना चाहते थे कि नितई का क्वर्क कैसे काम करता है। तथापि टाइन बाहर भाग गया और सील प्राप्त करने के बजाय डेकू ने खुद को दीवार में पटक दिया। नितई ने देखा कि डेकू हर तरह से दीवारों पर कूदकर एक मुश्किल स्थिति में होने के बावजूद कभी भी एक बार सभी के पोस्टर पर कदम नहीं रखा। तब आंख को एहसास हुआ कि आदमी अपने कार्यों के माध्यम से सोच सकता है।